नमस्कार मित्रों, प्रस्तुत है हमारा आज का कार्यक्रम क्या क्या याद करूं उपेंद्र नाथ रैना साहित्य संवाद के इस मंच पर। दोस्तों, आज के हमारे इस कार्यक्रम में मुंबई से जुड़ रहे हैं श्री रवि यादव, जो जाने माने कवि, अभिनेता और फिल्म निर्माता हैं। अब क्या क्या याद करूं, अब उन्हीं पर छोड़ देते हैं कि आज के इस कार्यक्रम में अपनी कितनी यादें संजो के यहाँ पर हमारे समक्ष आएंगे। लेकिन हम उनके व्यक्तित्व के बारे में और उन्होंने जो कार्य किया है उनके साथ ही बातचीत करेंगे। आइए मुंबई से हमारे साथ अब हम इस पटल पर जोड़ देते हैं श्री रवि यादव को। नमस्कार सर नमस्कार नमस्कार। नमस्कार। नमस्ते नमस्ते रवि जी। इस पटल पर, इस मंच पर आपका स्वागत है। बहुत अच्छा लग रहा है। देखिए, आपसे बात शुरू करते ही जो हमारे बहुत वरिष्ठ रंगमंच के निर्देशक है, रंगकर्मी है, श्री सुवर्ण रावत जी, डॉक्टर सुवर्ण रावत, क्या बात। वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। अब साथ में ही अशोक मिश्री जी भी जुड़ गए हैं, अरुण कुमार पासवान जी भी जुड़ गए हैं, विजय संदेश जी भी जुड़ गए हैं। तो लगातार अब मित्र जुड़ने शुरू हो जाएंगे। ये मैंने तुरंत बता दिया कि जो मित्र हमारे इस मंच के साथ जुड़ते हैं, कनु मंदौड़ जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो रवि सर, जी, मेरी आपका तरफ स्वागत। से प्रोग्राम के शुरुआत में ही आप मेरे वरिष्ठ हैं, आपको सादर प्रणाम करता हूं। और जितने भी मित्र जुड़े हैं, जितने मेरे बड़े, जितने मेरे साथी जुड़े हुए हैं और जितने भी लोग इस प्रोग्राम को देखने वाले हैं, सबको मैं हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं। चलिए, बहुत बड़ी बात, उन तक ये बात पहुंच गई। पुलकेंद्र अरोड़ा जी भी जुड़ गए हैं क्या बात। और अनद्दा पाटनी जी, अन्नदा आप तो पाटनी। जी जी जी, वो आप अन्नदा अमेरिका से पाटनी। जुड़ गई हैं। जी जी जी, तो बहुत अच्छा लग रहा है। तो रवि जी, बात तो हम शुरू करेंगे। देखिए, हमारे कार्यक्रम का शीर्षक ही है क्या क्या याद करूं। अब याद करिए ना अपने बचपन को, कहाँ आपकी पैदाइश हुई और कैसे शिक्षा दीक्षा कहाँ पर हुई। सर, आप जहां इस वक्त बैठे हुए हैं दिल्ली में, उसी के पास बिल्कुल लगा हुआ एक शहर है गाजियाबाद, जो मेरा जिला है, जिला गाजियाबाद। और उसके भी थोड़ा और अंदर जाएंगे, 70-75 किलोमीटर आगे, तो मेरा गांव वहाँ है। मेरा जो बचपन है वो बिल्कुल गांव का है। और मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि मैंने अपनी जिंदगी में अलग अलग रंग देखने का मुझको मौका मिला। जैसा आपने कहा कि क्या क्या याद करूं, तो काफी चीजें हैं जो याद की जा सकती हैं। तो मेरा जो जन्म है वो गांव का है, सिंभावली के पास। और 20 साल पूरी तरह वो मिट्टी में खेलने से लेके, और जैसा आपने कहा कि शुरुआत में कि याद करने के लिए बहुत सारी चीजें हैं। माता पिता का प्यार, और वो तो है ही, माता पिता जी की फटकार भी है। क्योंकि हमारे यहाँ तो चलन था कि माता पिता तो छोड़िए, चाचा चाची तो छोड़िए, जो दूसरे मोहल्ले का कोने का भी शख्स होता था गाँव में, वो भी किसी भी बच्चे को डांटने का हक रखता था। तो मैं अभी भी उसको याद करता हूँ, और मैं खुशनसीब हूँ कि मैंने बहुत सारी डांट खाई। तो कहाँ, क्या, किन किन सब्जेक्ट्स में आपकी शुरुआती जो आपकी शिक्षा दीक्षा थी, और कैसा वातावरण रहा शुरू में आपका। देखिए, शुरुआत में मुझे लगता है कि जब एक माहौल था उस वक्त के, बच्चा अगर बड़ा हो रहा है तो डॉक्टर बनना चाहिए, तो मेरे हाथों भी ऐसे कई काम हुए जो शायद नहीं होने चाहिए थे। मैंने भी देखा देखी साइंस बायोलॉजी ले ली थी उस समय। बायोलॉजी में बहुत सारे जो मेंढक थे उन पर उस समय प्रैक्टिकल होते थे, अभी भी शायद होते ही होंगे। तो उन पर भी चीर फाड़ हुई। अब मैं एक तरफ कविता से जुड़ा आदमी और एक तरफ ये, तो मैंने 2 साल तो किया। 10+2 तक मेरे पास बायोलॉजी थी, साइंस थी। फिर उसके बाद मुझे लगा कि नहीं, मुझे उधर जब जाना ही नहीं है तो मैं इनके चक्रों में क्यों पड़ा हुआ हूँ। उस वक्त भी मुझे जो लगाव था
वो सबसे ज्यादा हिंदी के साथ था। और क्या मेरी सर, मैं बड़ी मतलब माफी के साथ ये बात कह रहा हूँ, आप बड़े हैं मेरे, कि मेरी हैंडराइटिंग बहुत खराब है, बहुत गंदी है। उसके बावजूद जो हिंदी विषय में मेरे 80-85% से ऊपर उस समय आते थे, और उस समय 80-85% आना बहुत बड़ी बात होती थी, क्योंकि हिंदी मेरा उस समय भी प्रिय विषय था। फिर ये हुआ कि हम लोग वहां से छोड़ के गाजियाबाद शहर में पिताजी आ गए हम लोगों को लेकर, और ग्रेजुएशन मैंने फिर गाजियाबाद से किया। और ये शायद एक मेरी जिंदगी के लिए बहुत अच्छा हुआ। कहते हैं कि ईश्वर स्क्रिप्ट लिखता है सबके लिए। तो मैं जब गाजियाबाद में हम लोग आ गए, तो मेरे लिए रंगमंच से जुड़ना, और जहां आप बैठते थे उस समय आकाशवाणी, वहां से जुड़ना मेरे लिए बहुत आसान हो गया। तो मैं गाजियाबाद दोपहर तक अपनी क्लासेस करता था, और दोपहर बाद लोकल पकड़ के सीधा मंडी हाउस, नाटक, चाहे वो रेडियो के नाटक हों, चाहे वो रंगमंच से जुड़े हों। तो इस तरीके से जिंदगी का जो शुरुआती दौर है उसका सिलसिला शुरू हुआ। तो ये आपने दिशा कैसे तय की कि आपको मतलब रंगमंच या आपके नाटकों की ओर ही आना है? तो आकाशवाणी में क्या कोई ऐसी प्रेरणा मिली आपको कि आकाशवाणी आना? आपने तो ग्रेजुएशन आपने कर लिया था। क्या जी। आपने कुछ ऑडिशन वगैरह दिया था नाटकों के लिए? क्या क्या प्रक्रिया रही शुरू में आपकी? सर, शुरुआत में जब ये सोचा कि इस फील्ड में आना है, तब तो एक ही बात जहन में थी कि कुछ ऐसा करना है जो एक उस दौर में होता है कि जिसमें नाम रहे, हमारे जाने के बाद भी नाम रहे, क्योंकि मुकेश जी के गाने बहुत सुनता था। तो फिर ये समझ में नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। तो पहले शुरुआत में लगा सिंगर बनना चाहिए। फिर थोड़े दिन में समझ में आ गया कि सिंगर बनने के लिए म्यूजिक की समझ होना भी जरूरी होता है, सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होता है। तो इस तरह करते करते फिर किसी ने कहा कि अगर आप ये चाहते हैं इस फील्ड में रहना, तो आप आकाशवाणी, दूरदर्शन, इनसे जुड़िए। यहाँ पर रेडियो प्लेज होते हैं, यहाँ पर मंडी हाउस जाएंगे तो बहुत सारे थिएटर प्लेज होते हैं। तो इस तरीके से करते करते मैं मंडी हाउस पहुंच गया। और मंडी हाउस में, क्योंकि बहुत सारे जो थिएटर ग्रुप्स हैं वो थिएटर करते हैं, बहुत सारे लोग नाटक करते हैं। और दिल्ली स्तर पर जो छोटे छोटे जो सीरियल्स उस समय बनते थे, 13 एपिसोड, 26 एपिसोड, या 7 एपिसोड, 9 एपिसोड, उसमें मैं वहां भाग लेता था, और मुझे बड़ा मजा आता था उसमें। मुझे याद है कि आकाशवाणी में मेरा जब पहला ऑडिशन था, तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं हूँ कहाँ, क्योंकि वो आकाशवाणी का एक प्रोसेस है, अभी भी शायद वैसा ही होगा, कि आप एक कमरे में जाते हैं और आपको सिर्फ आवाज आती है, आकाशवाणी होती है, आपको कोई दिखाई नहीं देता है वहां पर। तो उन्होंने कुछ शब्द मुझे वहां से बोले, और उन्होंने कहा ये उच्चारण करके दिखाइए, आप बोल के दिखाइए इनको। तो मैंने बोल के देखा, और एक शब्द था, मुझे वो अभी भी याद है। रैना साहब, एक शब्द था, मुझे अभी भी वो याद है कि आई थिंक, पता नहीं मैं अभी भी उसको सही बोलता हूँ या गलत, मैंने बोला था कृष्ण। जो भगवान ओहो! कृष्ण है, उनके जी, लिए जी, मैंने जी। कहा कृष्ण। तो वो आकाशवाणी जो थी, जो मुझे आ रही थी, तो उन लोगों ने कहा ये क्या है, ये कृष्ण है या कृष्ण है? तो मुझे लगा कि कुछ तो गलत हो गया है। तो मैंने कहा देखिए सर, मुझे ये नहीं मालूम है, मैं आपके सामने बड़ा नहीं बन रहा हूँ कि ये कृष्ण है या कृष्ण है, लेकिन ये जो भी है मैं दोनों बोल सकता हूँ। मैं पास हो गया वहां पर। तो फिर मैंने वहां पर युवाणी के भी किए, मेन ड्रामा सेक्शन दानिश इकबाल साहब थे उस समय, उनके साथ भी किए, आलोक आलोक जी थे उस समय युवाणी में, उनके साथ भी प्रोग्राम किए। और वहां से फिर थिएटर का सिलसिला मेरा दिल्ली से शुरू हुआ। शुरू हुआ एक्चुअली कि जो आपने कहा ना कि आकाशवाणी में आपका आना आपके लिए इसलिए भी वरदान रहा हम्म, क्योंकि वहां पर आकाशवाणी में जब भी ऑडिशन होता था, बहुत ही जो उस समय के धुरंधर लोग हुआ करते थे, बहुत ही वरिष्ठ लोग हुआ करते थे, चाहे नाटक हम्म, के या अनाउंसमेंट के, उद्घोषणा वगैरह के, तो उनका जो उच्चारण पर ज्यादा जोर रहता था कि ये हाँ जी, प्रोनाउंसिएशन सही होना चाहिए, और ये इसके साथ कोई कंप्रोमाइज नहीं हुआ करता था कि आकाशवाणी से कोई अशुद्ध बोले, कोई गलत हाँ, बोले। ये हाँ, सबसे बड़ी थी। यहाँ तक कि अनाउंसमेंट में भी बहुत ध्यान रखा जाता था कि किसी शब्द पर कहाँ पर जोर देना है, कहाँ पंक्चुएशन होना चाहिए, कहाँ पर आपको सेंटेंस को ब्रेक करना है। एक जिसको कहते हैं ना कि वॉइस कल्चर के साथ-साथ जो अनाउंसमेंट का जो तरीका होना चाहिए था, जो उसका प्रस्तुत करने का जो वो होना चाहिए, वो बहुत बहुत मायने रखता था। और
उस दौर में आप आए तो आप ड्रामा के लिए ऑडिशन हो गए, आप ने प्रोग्राम्स में भाग लेना शुरू कर दिया था। तो मुझे लग रहा है कि आपकी जो बुनियाद है, आपका जो बेस है, वहाँ से आपका शुरू हुआ। तो फिर कब तक आप दिल्ली में रहे और हमारे आकाशवाणी के नाटकों इत्यादि में भाग लेते रहे? मैं सर करीब वहाँ 9 साल के आसपास रहा दिल्ली। और 9 साल में लगातार मैं रेडियो भी करता था, थिएटर भी करता था। उस समय पिछले प्रोग्राम में, एक मेरे प्रोग्राम में भी मैंने कहा था, सईद अंसारी, मैं, हम सब लोग एक समय में सब ड्रामा सेक्शन में थे। सईद भाई फिर चले गए पत्रकारिता में, और बहुत सारे हम लोग मित्र थे। उसके बाद वहाँ आप जानते ही हैं कि मंशा जो थी, मैं कभी, मतलब मैंने दोहरी जिंदगी नहीं जी है कि मैं ये होना चाहता हूँ और मैं ये दिखना चाहता हूँ, वैसा कभी नहीं। मेरा जो मकसद था वो फिल्म और टीवी सीरियल की तरफ मेरा रुझान था। तो मुझे वहां पर फिर ढूंढना शुरू किया मैंने कि सीरियल्स कहाँ बनते हैं, कैसे बनते हैं। और आप जानते हैं दिल्ली लेवल पे काफी प्रोग्राम्स बनते ही हैं, दूरदर्शन के हम लोग सब आर्टिस्ट रहे, दूरदर्शन आकाशवाणी के। तो वहां पर मुझे लगता है मैंने करीब 200-250 प्रोग्राम्स किए होंगे, छोटे बड़े मिला के। बिल्कुल जूनियर आर्टिस्ट से शुरू किया था मैंने एकदम। और बाद के 4-5 साल मुझे लगता है मैं, बाबला भाई, बाबला कोचर और काफी सारे हम लोग थे, मैं बहुत लीड किया हम्म। मैंने। तो बहुत सारे प्रोग्राम्स मैंने दूरदर्शन में लीड किए। अभी भी कभी कभी आते रहते हैं ना, तो लगता है अच्छा अपना चेहरा देख के, अच्छा ये मैंने किया था। वो किया। फिर वहीं से मैंने एज ए प्रोड्यूसर भी अपना प्रोडक्शन हाउस शुरू किया 99 में, दिल्ली में रहते हुए, क्योंकि मुझे मन था कि मैं अपना प्रोडक्शन भी शुरू करूं। तो ये जो 9 साल थे, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जो आप जैसे वरिष्ठ थे, हमारे जो गुणीजन थे हमसे पहले, उनसे बहुत कुछ सीखने के लिए भी मिला। अब कितना हम सीख पाए, वो हमारी कैपेबिलिटी, कि हम शायद एक छोटा सा अंश मात्र उन लोगों से सीख पाए। लेकिन हाँ, अच्छे लोगों के साथ जो है वहाँ काम करने का मौका मिल गया, थिएटर करने का मौका मिल गया। तो वो एक गोल्डन पीरियड मेरी लाइफ का रहा। तो थिएटर का जहाँ पर आपका रंगमंच का अनुभव है, तो उसमें किस किस से आपकी उन दिनों मुलाकात हुई और आपके रंगकर्मी के रूप में आपके कौन गुरु रहे उस समय यहाँ दिल्ली में? वहाँ वास्ता तो सभी से पड़ा, जितने भी, जिन जिन ग्रुप्स में हम नहीं थे, ग्रुप्स में तो आप एक दो में ही होते हैं। तो एक अच्छा माहौल था। जैसे आदरणीय एम के रैना जी भी कई बार क्लास लेने आते थे। फिर हम सारे लड़के लड़कियों ने मिलकर एक अपना ग्रुप बना लिया था, रेड के नाम से। उसमें हम लोग लगातार उससे प्ले करते थे। विजय शुक्ला जी थे, बहुत वरिष्ठ रंगकर्मी, बहुत बड़ा नाम था उनका। ज्ञानेश मिश्रा जी, विजय शुक्ला जी बीएनए से थे। तो काफी सारे लोगों के साथ, अच्छे बड़े लोगों के साथ में जो है उनको देखने का और उनके साथ काम करने का मौका मिल गया। और उस समय दिल्ली में जो भी वहाँ के सीनियर एक्टर थे, जो भी स्टार एक्टर थे उस समय, उन सब के साथ मैंने सीरियल्स किए। सीरियल ही बनते थे या टेली फिल्में, शॉर्ट फिल्में बनती थी उस समय वहाँ पर। हम्म। तो उन सभी के साथ, अब नहीं रहे आनंद भाई थे, आनंद भाई, मतलब जब मैं पहली हाँ। बार वहां मिला, जो दिल्ली से जुड़े लोग हैं वो इस बात को जानते होंगे, मुझे ये कह के कहा गया था कि आनंद भाई जो है वो दिल्ली का अमिताभ बच्चन है। और वो इतने ही प्यार और अदब से हम सबसे मिलते भी थे। बड़े, बहुत वरिष्ठ थे हमसे। तो बीके सूद साहब थे, बीके सूद साहब उस समय हाँ, जी मतलब जी जी, बड़ा बहुत नाम थे वहाँ, बड़ा मक्खन थे नाम था। जैसे, जी 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 जी। बनवारी झोल साहब थे, बहुत सारे हाँ। लोग थे। तो एक तरह से अगर सच बताऊं रैना साहब, वो जो सफदर हाशमी मार्ग है ना मंडी हाउस का, वो हमारा हम्म। परिवार था, जिसमें हम कम से कम, मुझे लग रहा है 200, 300, 400 लोग होंगे, जो सब एक दूसरे को जानते थे। भले ही कभी मिले ना हो, चेहरे से पहचानते थे। और शाम को हम पता नहीं क्यों यूं ही इकट्ठा होते थे। 9 साल तक हम यूं ही इकट्ठा होते रहे। जिस दिन काम नहीं भी होता था तो 4 बजे घर से तैयार होकर निकल जाते थे, चाय पीते थे, वापस आ जाते तो कौन कौन से उन दिनों आपने ड्रामा किए? थे। हमने एक हमारा प्ले था मूक डॉक्टर, वो काफी किया, वो ज्ञानेश भाई के साथ था, ज्ञानेश मिश्रा जी के साथ में। एक था कत्ल के बाद, वो किया। आधे अधूरे किया हम लोगों ने। क्या और बात है। एक सा गधा में मैं वो प्ले करता था, जो नवाब है ना उसका मेन, वो मैं प्ले हम्म। करता था। वो मैंने किया था। और बल्कि उसका फायदा ये हुआ कि हिंदी के साथ साथ थोड़ा सा काम, मैं ये तो नहीं कहूंगा कि मैंने उर्दू पर काम किया, उतना तो अभी नहीं हुआ हूं मैं। लेकिन हाँ, थोड़ा सा मौका जो है वो उर्दू पे काम करने का भी मौका मिला, क्योंकि मैं उसके सेंटर कैरेक्टर में था, सेंट्रल कैरेक्टर मेरा था। तो वो भी मुझे करने का मौका मिल गया वहां पर। तो प्लेज, अच्छे प्लेज किए मैंने वहां पर। तो जो उन दिनों दिल्ली के बड़े बड़े डायरेक्टर्स, थिएटर डायरेक्टर्स हुआ करते थे, तो उनसे तो काफी कुछ सीखने को मिला होगा आपको, निश्चित रूप से। यकीनन सर, मुझे लगता है कि जिनको आप काम करते हुए भी देखते हैं, उनको
एक बड़ी अच्छी बात बताते थे जितने भी गुरुओं के साथ काम किया, कि जरूरी नहीं है, आप ये मत सोचिए कि आप आए हैं तो मैं आपको लीड में कास्ट कर लूंगा। आपको अगर मैं सिर्फ बैठने दे रहा हूँ मेरे ग्रुप में, तो आप ये बैठकर सीखने का मौका दे रहा हूँ मैं आपको। आप सामने काम करते हुए देखिए कि ये सीनियर एक्टर हैं, ये कैसे काम करते हैं। आप उनके बोलने चलने का अंदाज आप ये देखिए कि वो एक्चुअली सही बात है कि अपने ग्रुप में कोई व्यक्ति अगर आपको बैठने भी दे रहा है, तो आप वो दिन ब दिन प्ले को खड़े होते हुए देखते हैं। आपको समझ में आता है कि किस तरीके से जो हमारे सीनियर हैं, या हम भी जब अगर लीड कर रहे होते हैं, तो हम जो दिन ब दिन वो ढांचा खड़ा होता है प्ले का। पहले दिन तो लगता है क्या रीडिंग हो रही है, क्या ऐसे कैसे प्ले होगा, फिर धीरे धीरे वो शेप लेना शुरू करता है, एक आकार लेना शुरू करता है। तो वो था बीच में। फिर क्या होता था, अच्छा माहौल था सर। जैसे रैना साहब उस समय एनएसडी में ही, रैना साहब तो जी एनएसडी में जी ही थे खैर। जी तो जी जी। वो भी जैसे हम लोग वहीं प्ले करते, रिहर्सल करते थे एनएसडी के ग्राउंड में, बिकॉज मैं एनएसडी से नहीं हूँ। बट एनएसडी का जो बाहर एक बड़ा सा पेड़ था, उसके नीचे हम सारे लोग रिहर्सल करते। एनएसडी वाले मना नहीं करते थे, तो कहते थे चलो कर लेने दो इन लोगों को, क्योंकि जगह तो थी नहीं। या वो बीच का जो ग्राउंड था, वो 7 रोड के बीच का। तो रैना साहब एक दिन वो भी आए, उन्होंने बहुत सारी चीजें बताई। वो बैठ के वॉच कर रहे थे ऐसे ही बहुत देर तक, फिर सबको एक एक करके बताया कि देखो तुमने ये अच्छा किया, तुमने ये बुरा किया, तुम यहाँ ऐसा कर सकते थे। तो वो एक बड़ा, क्योंकि रैना साहब के साथ मतलब मैंने कभी प्ले नहीं किया, बिकॉज मैं एनएससी में भी नहीं था और कभी ऐसा मौका नहीं मिला। मेरी वाइफ ने जरूर उनके साथ प्ले किए, बट मैंने मतलब मुझे मौका नहीं मिला। तो उन दिनों ड्रामा तो आपने बहुत अच्छे किए हैं, और बच्चे अच्छे थिएटर डायरेक्टर्स के साथ आपका उस समय संबंध रहा है। लेकिन एक चीज ये बताइए कि कितने कितने साल के थे आप उन दिनों, आपकी आयु क्या थी? सर मैंने जब शुरू किया था तब मैं करीब 20-21 साल का था जब मैंने शुरू किया था, क्योंकि उस अब समय बताइए 21-22 साल के थे आप, आपको उस समय अपनी रोजी रोटी के लिए चिंता होनी चाहिए थी। तो थिएटर तो मुझे नहीं लग रहा है कि खास करके यहाँ पर हमारे देश में थिएटर उस तरह की रोजी रोटी आपको कमा के दे सकता है। या तो नहीं। प्रोफेशनली आप इतना बड़ा थिएटर ग्रुप हो, इतना बड़ा हम्म, वो जो पूरे देश में जो पूरे उसकी शाखाएं हो, तब कुछ हो सकता है। लेकिन जहां तक आप हम जैसे लोग जो उन दिनों थिएटर के साथ इन्वॉल्व थे, तो सबसे हम्म, बड़ा कंसर्न जो हुआ करता था, चिंता जो हुआ करती थी, दिन भर तो आप थिएटर में समय देते रहिए, लेकिन शाम को जब घर लौटते थे तो थोड़ा सा ये महसूस होता था यार, थोड़ी सी रोजी रोटी भी चलती साथ में, कुछ कमा गया। घर वाले ही कहते थे भैया ठीक है थिएटर तो ठीक है, लेकिन कुछ कमा के भी तो दे दो, अपना जीवन कैसे चलाओगे? तो वो चिंता कैसे की आपने, किस तरह से उसके बारे में कुछ सोचा आपने उस आयु में? बिल्कुल बिल्कुल। जी बिल्कुल जी सर, जी बिल्कुल सोचा मैंने, और मैं चाहूंगा यहाँ साझा करना। उससे पहले, हम्म, क्योंकि मुझे नाम नहीं दिख रहे हैं, जितने भी मेरे वरिष्ठ, मेरे साथी, इस सम्मानित पटल पे जुड़े हुए जितने भी दर्शक सुधी जन हैं, उन सबको मैं एक बार फिर नमस्कार, अभिनंदन करता बहुत हूँ सारे उनका। नाम आ रहे हैं, मैं उस गति से आपके स्क्रीन पे नहीं ला सकता हूँ, मैं तुरंत बता नहीं सकता नहीं, हूँ। जी 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 जी। संतोष रैना जी हैं, डॉक्टर दमयंती शर्मा हैं, विनीता शर्मा जी। टंडन यादव जी हैं, सोनिया अक्स जी हैं, डॉक्टर सुवर्ण रावत जी तो लगातार जुड़े हैं, डॉक्टर मधु जी है, मधु मंजरी दुबे, दुबे और जी, या क्या रेणुका बात है। कृष्ण जी है। तो लगातार बहुत सारे मित्र आ रहे हैं लगातार। अगर मैं अच्छा, मैं उसको आपको बता दूं, रैना जी जी साहब, रेणुका किशन जी का आपने नाम लिया। जी 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 कृष्ण भूटानी जी, कृष्ण जी जी भूटानी जी जी अपना एक बड़ा नाम थे, जियो का, आवाज की जी दुनिया का बड़ा नाम थे वो। बहुत बड़ा नाम। जी 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 कृष्ण जी की पत्नी है रेणुका जी, जी 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 जी। भूटानी जी क्या की बात है। पत्नी है। जी जी क्या बात है, क्या बात नमस्कार, है जी। सभी को प्रणाम जितने भी लोग जुड़े हैं। सर, आपने जो बात कही, इसका एक बहुत बड़ा मैं श्रेय देता हूँ मेरे पिताजी को, खासकर मेरे फादर, क्योंकि टीचर थे, और मैं कहूंगा वो कलाकार थे, क्योंकि पढ़ने लिखने की जो एक कह लीजिए जो एक इच्छा थी, या इच्छा जागी मुझ में, या जो एक बूंद कहीं उन्होंने डाली मन में, वो बिकॉज ऑफ माय फादर। पिताजी लिखते बहुत अच्छा थे, गाते बहुत अच्छा थे। अपनी जिंदगी की जो जरूरियात हम लोगों के लिए उनकी थी, वो तो बहुत कम में सीमित में खुश रहने वाले व्यक्ति थे। उसकी वजह से शायद वो नहीं छोड़ पाए कि वो सब छोड़ के कलाकार बन जाए। तो मुझे लग, आप पिताजी गए हैं 2 साल पहले, अभी 2 साल पहले विदा हुए हैं। उन्होंने आज तक कभी, तब से अब तक, ये नहीं कहा कि रवि कमाते क्या हो, या कभी उदास होने लगते हैं जब आप जिंदगी में, फ्रीलांसिंग में उदास आप बहुत बार होते हैं, क्योंकि आपको लगता है कुछ हो रहा है, कई बार लगता नहीं हो रहा है। वो एक ही बात कहते थे, और मैं प्रणाम करता हूँ इस बात के लिए, कि
वो कहते थे कोई बात नहीं, या कभी मैं कहूँ कि पिताजी इतना जितना सोचा था वैसा नहीं हो रहा है, तो बोलते थे तुम ऐसा मत सोचो, तुम ये मत देखो तुम कितनों से पीछे हो, तुम ये देखो कितनों से आगे हो। जहां से तुम गए हो, जिस शहर में तुम चले गए हो, भाई हमारे गांव से तो पूरे मोहल्ले से कोई नहीं गया, पूरे एरिया से कोई नहीं गया है, तो तुम ऐसे सोचोगे तुमको बड़ा अच्छा लगेगा, तुम्हें और दौड़ने का मन करेगा। और हम्म। बोले इतना तो तुम कमा ही लोगे जिंदगी में जितना एक आम आदमी कमाता है, और तुम इस बात पे खुश रहो कि तुम ऐसी लाइन की पंक्ति में खड़े हो, ऐसे काम की पंक्ति में खड़े हो कि अगर तुम बहुत बड़े कभी बने तो तुम्हें खुशी होगी कि तुमने अपने आसपास के जो माहौल से बिल्कुल अलहदा काम को चुना और तुम उसमें कामयाब हुए। और अगर नहीं हुए तो अर्जुन वाली बात है कि तुम्हें ये तो लगेगा कि हमने अपनी हदों से जाके बाहर जाके काम किया, कोई बात नहीं, नहीं हुए तो नहीं हुए। तो शायद ये एक बहुत बड़ा कारण था। दूसरा ये था जो मैंने आपको कहा कि 99 में मैंने अपना प्रोडक्शन हाउस शुरू किया। जब आपको फ्री छोड़ दिया जाता है ना, तो आप ज्यादा, मुझे लगता है कई बार सोचते हैं, क्योंकि पिताजी ने मम्मी ने कभी दबाव नहीं दिया, और घर में सबसे छोटा था, 4 भाइयों में छोटा हूँ सबसे, तो एक ये भी था कि कुछ नहीं होगा तो भाई तो संभाल ही लेंगे। आज भी वो ऐसे जी ही है मेरा रिश्ता उनके साथ। जी जी तो जी। मुझे लगा कुछ और करना चाहिए, और बहुत सारे वरिष्ठों को देखा मैंने जो बहुत अच्छे एक्टर थे, बहुत लंबे समय से लाइन में थे, लेकिन आर्थिक रूप में बहुत अच्छे उनकी स्थिति नहीं थी। तो मुझे उस समय से सर लगा कि मुझे कोई एक काम साथ में और करना चाहिए, क्योंकि हाँ। आज जहाँ खड़ा हूँ, यहाँ के बाद शादी भी होगी, बच्चे भी होंगे, और उनकी जिम्मेदारी उठाना मेरा फर्ज है, मेरी जिम्मेदारी है कि मैं उठाऊं। तो मुझे लगा कि मैं एक काम ही मुझे आता है कि मैं थोड़ा सा, शायद आप कह सकते हैं कि ऑर्गेनाइज्ड रहा इस मामले में, कि मैंने अपना प्रोडक्शन हाउस शुरू किया और साथ के साथ में उसको बराबर लेके चला। अब तक भी मेरा जो घर मुंबई में चलता है वो मेरे थिएटर या एक्टिंग की वजह से नहीं चलता, वो मेरे प्रोडक्शन हाउस की वजह से चलता है। तो मैं उसको एक अपनी जिंदगी का मैंने आधा हिस्सा दिया। मुझे लगा मैं कुछ और काम करूंगा, कोई बिजनेस डालूंगा तो वो पूरा समय मुझसे मांगेगा कोई भी काम। ये मैं हम्म। इसके साथ साथ कर सकता हूँ क्योंकि वो एक ही लाइन का काम है, हमारी ही लाइन का काम है। तो इसलिए वो नौबत आपके आशीर्वाद से कभी आई नहीं। तो फिर बाद में आपने कैसे ये डिसाइड कर लिया कि अब आपको दिल्ली से प्रस्थान करना है, आपको तो मुंबई की तरफ रुख करना है? तो क्या आप इतने कॉन्फिडेंट थे रवि जी उस समय कि आप देखिए ना, मुंबई तो कहा जाता है माया नगरी है। अब जो गया, अगर खो गया तो खो गया, अगर कुछ उसने कुछ हम्म, पा लिया तो उसने पा लिया। तो बहुत ही उस समय आप, अब 99 की बात आप कर रहे हैं, उस समय आप 21-22-23 साल के लड़के थे, और एक बहुत ही चुनौतीपूर्ण उस समय चुनौती थी आपके समक्ष सेटल होने की। रोजी रोटी भी कमानी थी और थिएटर को आगे भी बढ़ाना था। देखिए, हम्म, मुंबई अक्सर वही जाते हैं कि जो फिल्म लाइन में जाना चाहते हैं, हाँ, जिनकी इतनी कॉन्फिडेंस है कि मैं वहां जाकर अपने पांव जमा सकता हूँ, नहीं तो गुम हो गए तो गया मामला। तो हाँ, आप बिल्कुल। क्या क्या कैसे दिशा तय कर ली आपने, और कितना कॉन्फिडेंस था आपको कि नहीं, मैं ये कर पाऊंगा? क्योंकि आपका आपका ये उदाहरण दूसरों लोगों के लिए भी प्रोत्साहन का कुछ कारण बन सकता है। सर, एक तो जो सबसे बड़ी बात है उसकी, मेरा एक दोहा है कि चिंता है किस बात की जब है तेरा साथ, उड़ता हूं मैं सौंप कर खुद को तेरे हाथ। क्या तो बात है। मेरी जिंदगी जो है वो किसी और की स्क्रिप्ट पे चलती है। बाकियों का मुझे पता नहीं, चलती तो वैसे सभी की है, लेकिन मैं ऐसा मानता हूँ कि कोई है जिसने सब कुछ तय कर रखा है। हम अपना बेस्ट करते हैं, जितनी हमारी हैसियत, जितनी हमारी समझ है उसके अनुसार। जैसे आज मुझे लगता है कि मुझे 9 साढ़े 9 साल दिल्ली में नहीं रहना चाहिए था। मुझे शुरुआत के 3-4 साल में वहां से निकल आना चाहिए था, ताकि मैं उस समय पर मुंबई आता जब मैं लीड के हिसाब से कर सकता था, फिल्मों में हीरो के हिसाब से प्लान कर सकता था। क्योंकि हम जो गांव देहात से बच्चे आते हैं, हमें एक लंबा समय तो उसकी तैयारी में लग जाता है, फिर कुछ मालूम नहीं होता है। तो मेरे जहन में शायद वो गलत फहमी थी उस समय बैठ गई कि मैं दिल्ली से ही तब जाऊंगा जब मैं मुझे मुंबई वाले बुलाएंगे। ऐसा उस समय बड़ा होता था थिएटर में हम लोगों का ना, अरे क्या है मुंबई, जब मुंबई वाले बुलाएंगे हम तब जाएंगे। ऐसा होता नहीं है, ये सब किताबी बातें हैं, आपको प्लान करना चाहिए। तो 4-5 साल बाद मुझे लगने लगा कि दिल्ली में मैं काफी काम कर रहा था आपके द्वार से, और लीड ही कर रहा था। फिर मुझे लगा कि अब वो जगह आ गई है कि अब बस करते रहिए आप, थोड़े दिन में, फिर थोड़े दिन में बड़े भाई के रोल में आ जाइए, फिर फादर के में आ जाइए, फिर खत्म। तो मुंबई जाने का मुझे लगा कि जब किसी रास्ते पे चले हैं तो फिर उसके एंड तक जाके देखते हैं। और जिंदगी का किसी से एग्रीमेंट तो है नहीं कि हमें यही करके साबित करके दिखाना। सच में सही मेरा बात है। किसी से एग्रीमेंट नहीं है।
मेरा कामयाबी का भी कोई कमिटमेंट नहीं है, मेरा कोई एग्रीमेंट नहीं, मेरी जिंदगी में मेरे हिसाब से जी रहा हूँ। हाँ, जो मुझसे जुड़े लोग हैं उनको कष्ट ना हो। तो मेरी शादी हो गई थी, और क्योंकि सौभाग्य से मेरी पत्नी भी थिएटर से ही है, उन्होंने तो मुझसे अच्छे लेवल पर थिएटर उन्होंने किया हुआ है। तो हम दोनों के हिसाब से ये था कि भाई क्या ट्राई करना चाहिए, क्योंकि तब प्रोडक्शन हाउस भी अच्छा चल रहा था, पैसे भी जब आने शुरू हो जाते हैं ना आदमी के पास, तो आदमी फिर हिम्मत नहीं करता है, उसको लगता है यही सब सही चल रहा है ना गुरु, हिलो मत। फिर लगा कि नहीं, जिंदगी भर एक मन में रह जाएगा। पिताजी ने भी कहा कि नहीं नहीं, जब उड़ के देखना है तो पूरा उड़ के देखो, समंदर में जाके तैर के देखो, नदी में बहुत तैर लिया। तो फिर ये तय हो गया। और मुझे, मैं जैसा आपसे कहा, सौभाग्यशाली हूँ कि मेरे फादर थे, मेरे 3 भाई हैं, और तीनों भाई भी मेरे लिए पिता तुल्य ही हैं, उतना ही मतलब उनका आशीर्वाद आप सब आपसे बड़े है मेरे होंगे साथ। तो स्वाभाविक है हाँ कि जी जी। हाँ हाँ, मुझसे बड़े हैं, और उसकी वजह से क्या है कि वो अभी भी, मैं, मुझे एक सेफ्टी तो इतनी थी कि अगर कुछ नहीं हुआ तो घर वाले संभालने के लिए तो हैं। और उड़ने के लिए मुझे लगता है एक सही परिस्थिति होती है कि आपको अगर ये पता हो कि ज्यादा से ज्यादा गिरा भी तो यहाँ के गिरूंगा, क्या तो बात है, फिर क्या तो बात है, बहुत उड़ अच्छी लेना बात कही चाहिए आदमी, आपने। जी जी उड़ जी जी लेना जी चाहिए आदमी। जी तो जी इसलिए जी मैं जी। मुंबई आ गया, और मुंबई आके भी बिल्कुल जीरो से शुरू किया मैंने। जो मेरे कई सीनियर मुझसे बोलते भी थे कि रवि, अगर तुम ऐसा सोचते हो कि तुम दिल्ली में लीड करते हो और वहां तुम्हारी शुरुआत वहां से होगी जहां तुम दिल्ली में छोड़ोगे, ऐसा होगा नहीं। आपने किए होंगे दिल्ली में लीड, आप जम्मू के स्टार होंगे, या आप मान लीजिए करनाल में आपने बहुत बड़ा काम किया होगा। मुंबई जो है वो हमसे बहुत ज्यादा सीखे हुए, हमसे बहुत ज्यादा पहले से जो लोग काम कर रहे हैं, वो भी तो मेहनत ही करके आए हैं ना। तो मुझे कभी उसमें ईगो नहीं थी काम मांगने में, आज भी नहीं, बिल्कुल नहीं। फिर बहुत सारे लोगों से मिला मैं, बहुत सारे लोगों से काम मांगा, बहुत सारे लोगों ने काम दिया भी, बहुत सारे लोगों ने गाइडेंस भी दी, प्यार भी दिया। और बालाजी उस समय, मतलब बालाजी तो खैर अभी भी टॉप पर है, लेकिन उस समय बालाजी का दौर शुरू हुआ था। और हर एक्टर जो आता था ना दिल्ली से, उसके 2 टारगेट होते थे, या तो वो एकता कपूर जी के ग्रुप में किसी तरह घुस जाए, या वो अगर फिल्मों की तरफ है तो रामू जी, राम गोपाल क्या वर्मा बात जी की है। लगातार जी 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 काफी कोशिशें जी जी चला रही। जी 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 जी। तो मैं बालाजी के यहाँ पे गया, और क्योंकि मैं थिएटर से था तो एक अच्छी बात है, मुझे डायलॉग्स बड़ी जल्दी याद हो जाते थे। क्या तो बात मैं है। उनके साथ, मैंने 7-8 सीरियल किए सर, कसौटी किया, कहीं तो होगा, कहीं किसी रोज से मैंने शुरू किया था, सुधा चंद्रन जी वाला जो शो था, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, वो भी मैंने किया कुछ दिन। तो मतलब फिर मैं लगातार सीरियल्स में यहाँ बिजी हो गया कि रोज शूटिंग मतलब होती मतलब थी। मतलब आप स्क्रीन पे आने लगे, कैमरा के सामने आने लगे आप। हाँ, मुंबई आने के मुझे लगता है 1-1.5 महीने के अंदर अंदर जी मैं सीरियल्स में आने लगा था, क्योंकि उसका एक फायदा ये था कि दिल्ली और मुंबई भले ही दूर हैं लेकिन कनेक्टेड हैं। हमारे बहुत जी सारे जी। जो सीनियर हैं, हमारे बहुत सारे जो मित्र हैं, वो यहाँ पे थे, सही जगह पे थे। और जब कोई होता है तो आपको कहते हैं ना, उंगली पकड़ने की जगह मिल जाती है, आप जाके बोल सकते हो कि भाई मैं भी आ गया हूँ, मेरे लिए कुछ काम हो तो बताना। और मुझे क्या उसमें कभी बात ऐतराज नहीं था, ना ही किसी को होना चाहिए। क्या दिक्कत है, है सर, होना भी अगर मैं नहीं आपसे चाहिए जाके बोलूँ कि सर आप जी। काम कर रहे हैं, मेरे लिए कोई काम हो तो बताइएगा, इसमें कोई बुरी बात थोड़ी है। ना ना ना, जब तक कि आप अपने आप को इंट्रोड्यूस नहीं करेंगे, अपने आप को सामने नहीं लाएंगे, तब तक कोई ऐसा नहीं कि कोई जबरदस्ती आपकी उंगली पकड़ के अपनी तरफ खींच लेगा। तो क्यों याद करेगा सर, होगा, मतलब वो। नहीं 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 करेगा, नहीं बात सही है। आपको अच्छा, जब अगर आप स्वयं अपना प्रयास करेंगे और खुद अपने आप को इंट्रोड्यूस करके सामने आएंगे, तो वो आपके लिए एक आधार बन सकता है, बहुत ही मजबूत आधार बन सकता है। तो फिर आपका आपका सफर चलता रहा, फिर फिल्मों में तो, सीरियल्स में तो कुछ, किसी मेजर फिल्म में भी कोई आपका रोल मिला, कुछ किसी बड़े किसी डायरेक्टर वगैरह के साथ आपकी मुलाकात हुई? मुलाकात तो सभी से हुई, और मैंने हम्म। कुछ फिल्में भी की बड़ी। मैं सीरियल्स में ज्यादा रहा, मतलब मैंने बहुत सारे अच्छा। हिट सीरियल्स किए। बी आर चोपड़ा साहब का एक शो आता था, आप भी थे, उसकी बहुत सारी कहानियां मैंने की। रामानंद सागर साहब का एक शो था, उनकी की। एक शो उसमें रेत आता था, शो मैंने बहुत सारी की। बालाजी के बाद भी, मतलब जब बालाजी जिन दिनों नहीं कर रहा था तब भी काफी किए। फिल्में मैंने की। एक एक और चक्कर था कि डेली सोप जो है, ये हमारे बहुत सारे हम्म एक्टर्स के भी इंटरव्यू में आपने सुना होगा, डेली हम्म। सोप और फिल्म आपस में टकरा जाते हैं। अगर आप ज्यादा। डेली सोप कर रहे हैं तो आप धीरे धीरे फिल्मों से बाहर हो जाते हैं, क्योंकि डेली सोप में कई बार शाम को ये पता चलता है कि कल आपका शूट है, और फिल्म के हम्म। शेड्यूल बनते हैं महीनों पहले। तो जी जी आप जी। दोनों में बीच में राजेंद्र गुप्ता जी से भी जब एक बार मैं इंटरव्यू कर रहा था, बात हुई तो बोले कि नहीं, मैंने सीरियल्स बंद इसलिए किए कि मैं फिल्में नहीं कर पा रहा था। तो मैं हम्म। सीरियल्स में ज्यादा रहा। सीरियल्स के साथ साथ फिर मैंने एक युक्तामुखी के साथ फिल्म की, मेम साहब उसमें था मैं। मैंने शत्रु जी के साथ फिल्म की। एक वो फिल्म बहुत ढंग से लोग रिलीज नहीं कर पाए, एक फिल्म आई थी, एक थी रानी ऐसी थी, हेमा मालिनी जी थी, विनोद खन्ना साहब उसमें जिंदा थे, उसमें मैंने किया।
और मैंने वीर मैंने 35 दिन शूट की रहना था, 35 दिन, अच्छा, क्या मुंबई, बात है। जयपुर, जोधपुर। और आप यकीन माने अगर आप उसमें मुझे 35 सेकंड के लिए कहीं पहचान लें तो, हम्म। क्योंकि वो क्या अनिल ऐसा शर्मा जी की फिल्म थी। ऐसा मेकअप था? नहीं नहीं, मेकअप नहीं था, कुछ बचा ही नहीं बाद में। अनिल शर्मा जी अच्छा। की फिल्म थी जिन्होंने गदर बनाई थी, और हाँ अनिल जी हाँ क्योंकि बहुत हाँ। भव्य फिल्में बनाते हैं, जी जी। और बहुत बहुत बड़े स्तर पे उन्होंने शूट की थी फिल्म। तो शुरू शुरू में तो मुझे लगने लगा कि बस यही वो फिल्म थी जिसका हमें इंतजार था, इसके बाद तो चल निकलेगी अपनी गाड़ी। उसके बाद धीरे धीरे पता चला कि अपने पास सीन कम है, फिर धीरे धीरे पता चला कि फिल्म शायद 3.5 से 4 घंटे की शूट हुई थी। तो 2-4 दिन तो शुरुआत में कुलबुलाहट रही। जयपुर के आमेर वाले किले पे हम लोग बैठते थे 5-6 दोस्त, और फिर आपस में बुराई करते थे कि बताओ ऐसे फिल्में बनती हैं क्या, ऐसे यार हमको बुला लिया कि डायलॉग भी नहीं दे रहे हैं, ऐसे कैसे होगा, ये कोई तरीका थोड़ा ही होता है। फिर थोड़े दिन में हमारे मन को शांति कहाँ मिली। हमारे कई सीनियर न रहना साहब, जो बिल्कुल हम्म। सीधे मुंह बात नहीं करते थे हमसे, कभी कभी कुछ ऐसे भी लोग, वो भी वहीं थे, वो भी उसी बीमारी से परेशान थे कि उनको भी डायलॉग नहीं मिल रहे थे। तो फिर हमें, जब हमने दूसरों आदमी को दुखी देखा तो हम अपना गम भूल गए, हमें लगा चलो कोई हमारे अलावा भी दुखी है, हमसे बड़ा भी दुखी है। तो फिर वो हमने 30-35 दिन बड़े प्यार से काटे थे। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो आपके फिल्मों पर तो बातचीत होगी, और खास करके जो आपने अपना जो प्रोडक्शन हाउस शुरू किया है, कवि बनने का क्या चक्कर है, कैसे, क्या मतलब, ये आपको क्या कहीं प्रेरित किया गया कि आप हमारे लिए ये कविताएं लिखिए, या स्वतः कोई है ना कि अंदर से होता है कि मैं कवि हूं? कवि हूँ वाली बात तो नहीं थी, अभी भी नहीं है। अच्छा। मैं सच बताऊं, मैं अभी भी ये नहीं मानता हूँ मैं कवि हूँ। कुछ पंक्तियां लिख लेना, कुछ बड़ों का ऐसा साथ मिल जाना कि आप कवि जैसे बात करने लगे, उससे कोई कवि नहीं हो जाता। लेकिन उसमें एक बहुत, उसके पीछे भी शायद मुझे लगता है कि रंगमंच है। मेरा प्रोनाउंसिएशन क्योंकि बहुत ज्यादा खराब था, बहुत ज्यादा। तो ये मुझे कारण क्या था? आप तो दिल्ली में, आपका तो हिंदी प्रदेश में रहते थे, तो प्रोनाउंसिएशन खराब क्यों था आपका? तो सर माफ कीजिएगा मुझे इस बात के लिए, हम्म मैं बात हम्म करूं जो एनसीआर का पूरा एरिया है। एक तो वैसे हम्म भी आप देखें, आप तो क्योंकि साहित्य से जुड़े व्यक्ति हैं और कला से जुड़े व्यक्ति हैं, आम आदमी जो भाषा इस्तेमाल करता है वो ज्यादातर नुक्ते वगैरह तो नहीं इस्तेमाल करता, ज्यादातर लोग गलत इस्तेमाल करते हैं। और जो हमारा एनसीआर है उसकी भाषा वैसे भी अपने आप में काफी थोड़ी खड़ी सी और टफ सी है अपने आप में। और मैं तो पूरी तरह हम्म गांव से आया था कि सा और शाह भी, मतलब कुछ जरूरत ही नहीं है ना, आप शायद ही बोल देना कि शायद मैं ऐसा सोच रहा था। और हम्म नुक्ते वाली तो बात ही भूल जाएं आप, जब जिंदगी से काम चला तो जिंदगी की जरूरत ही नहीं। तो हम्म। उसकी वजह से हमारी एक वरिष्ठ थी, उन्होंने मुझसे कहा कि तुम पढ़ा करो, तुम्हें पढ़ना चाहिए। तो उनके आदेशानुसार या कह लीजिए मार्गदर्शन जो उनसे मिला, तो वो तुलसी सदन में जाके मैं बैठता था, एनएसजी के अंदर जो लाइब्रेरी थी वो। मुझे वहां से, हम क्या होता है जो हम देखते सुनते हैं उसमें से हम अपने आदर्श चुनते हैं। तो वहां मैंने देखा कि माय गॉड कितना लिखा है लोगों ने। तो वहां से मुझे लगता है मेरा शब्दों के साथ एक अलग तरह का परिचय शुरू हुआ। प्लस घर पे उसको बढ़ाने के लिए, जो बीज आपके मन में डाला जा रहा है उसको पानी और खाद देने के लिए पिताजी थे। पिताजी हमेशा क्या इस बात, तरह की ही बातें करते थे। तो क्या बात है। मुझे लगा कि नहीं, ये वाली जो दुनिया है, वहां जाके ये भी समझ में आया कि बहुत कुछ लिख गए हैं लोग, बहुत कुछ कर गए हैं लोग। हम उसका मतलब 0.01% भी अगर कुछ छू ले तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। तो मेरा लिखने का जो शौक था वो फिर दिल्ली में उसी दौरान, जब ये मुझे वहां से ये पता चला, और ये मुझे लगता है जो लोग शो देख रहे हैं, हालांकि ज्यादातर लोग ही बहुत ही गुणी लोग हैं, लेकिन अगर कोई नए लोग भी देख रहे हो, अभिनय का लेखन और पाठन से बहुत गहरा ताल्लुक है। लोग सही कहते हैं ना बात कि है, उसका बिल्कुल। पढ़ने लिखने से क्या ताल्लुक है, क्योंकि अभिनय तो पूरा हमारे जो मनोभाव है उस पर जी बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। और मनोभाव किन किन चीजों से प्रेरित होता है या संचालित होता है, या किन चीजों का प्रभाव उस पर पड़ता है, वो उसके लिए पढ़ना बहुत जरूरी है। कहानियां पढ़ना, बहुत जरूरी, कविताएं सही पढ़ना। बात है, बिल्कुल सही कह तो रहे हैं आप। वहां से शायद एक छोटा सा सिलसिला शुरू हुआ, और बस फिर वो चलता चला गया। बाकी ऐसा कुछ नहीं हुआ जैसे लोग बोलते हैं ना कि कहीं जुड़े टूटे फिर लिखना शुरू किया, ऐसा कुछ तो नहीं। अफसोस। बीच में आप एक दो कविताएं अपनी सुनाइए, अच्छा लगेगा, हमारे मित्र भी चाह रहे होंगे, फिर बातचीत तो जारी रहेगी अपने। अच्छा, सर जैसा आपका आदेश। क्यों आप ससुर पाठ करते हैं क्या? हाँ जी बिल्कुल। तो बस आप, बहुत अच्छा है, ससुर पाठ में कुछ अच्छा सा गीत सुनाइए आपका। मैं ठीक आपको है। पूरे पूरे स्क्रीन पे ला रहा हूं आपको।
आप सर गाइए। आप रहेंगे मुझे तो भी अच्छा लगेगा, आप रहेंगे तो मुझे और अच्छा लगेगा सर। नहीं, शुरू करिए, आप रहेंगे तो मैं जुड़ जाता हूँ, मैं जुड़ूंगा आप आपको, चाय आप पीने शुरू। जा रहे हैं सर? आप चाय पीने जा रहे हैं नहीं, मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, मैं चाय पी चुका हूँ। सर? जब तक रैना साहब आते हैं मैं एक कविता आपके सामने रखता हूँ। जितने भी मित्र वरिष्ठ छोटे बड़े जुड़े हुए हैं सब लोगों को नमस्कार करते हुए कि सबसे पहले आप लोगों से आशीर्वाद मांग लेता हूँ कि ऐसी अदा से गुजरे अपना जिंदगी का ये सफर, ऐसी अदा से गुजरे अपना जिंदगी का ये सफर, नजर रहे अंबर पर मेरी, पाँव जमी पर रहे मगर, नजर रहे अंबर पर मेरी, पाँव जमी पर रहे मगर, दौलत शोहरत देना दे ये तू जाने ये तेरी रजा, दौलत शोहरत देना दे ये तू जाने ये तेरी रजा, छाँव हमेशा पाए लेकिन, छाँव हमेशा पाए लेकिन, आशीषों की मेरा सर, नजर रहे अंबर पर मेरी, पाँव जमी पर रहे मगर, नजर रहे अंबर पर मेरी, पाँव जमी पर रहे मगर। ये मैंने आप सबसे आशीर्वाद मांगा और जैसा आदरणीय रैना साहब ने आदेशित किया कि एक गीत रखा हूँ, सिर्फ एक मुखड़ा और उसका एक अंतरा, और वो गीत शायद मुझे लगता है एक या दो जगह ही सुनाया अभी, तो उतना रखता हूँ कि अनुपम अद्भुत अतुलनीय है, अनुपम अद्भुत अतुलनीय है, आलोकित मुखमंडल ये, आलोकित इस मुखमंडल से दीप्तिमान भूमंडल ये, अनुपम अद्भुत अतुलनीय है, आलोकित मुखमंडल ये, आलोकित इस मुखमंडल से दीप्तिमान भूमंडल ये। और इसका एक अंतरा रखता हूँ कि चंचल चंचल नयन कमल है, सपने ली मुस्कान लिए, क्या बात है। चंचल चंचल नयन कमल है, सपने ली मुस्कान लिए, हल्के पलके गिरती उठती गर्वीला अभिमान लिए, हल्के पलके गिरती उठती गर्वीला अभिमान लिए, चंचल चंचल नयन कमल है, सपनी ली मुस्कान लिए, हल्के पलके गिरती उठती गर्वीला अभिमान लिए, चौकीदारी करते जैसे चौकन्ने दो कुंडल ये, क्या बात है। चौकीदारी करते जैसे, चौकीदारी करते जैसे चौकन्ने दो कुंडल ये, अनुपम अद्भुत अतुलनीय है, आलोकित मुखमंडल ये, वाह वाह वाह, क्या बहुत सुंदर। आलोकित इस मुखमंडल से दीप्तिमान भूमंडल ये। बहुत बहुत क्या धन्यवाद बात सर। है, क्या बहुत बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा सस्वर पाठ करते हैं आप, माशाअल्लाह। आपकी आवाज भी बहुत मधुर और बहुत अच्छी है। अभी आगे फिर एक दो गीत सुनेंगे, तो ये तो फिर आपका सीरियल्स वगैरह में काम वहां पर चलता रहा, और फिर थिएटर की क्या फिर स्थिति रही? क्या थिएटर फिर भूल गए, छोड़ दिया? नहीं छोड़ा नहीं सर, यहाँ हम्म आके तो मतलब कुछ साल तो बिल्कुल नहीं किया। जैसा मैंने आपको हम्म शुरू में बहुत ईमानदारी से कहा कि मैं फिल्में और सीरियल्स करना चाहता था, तो मैंने मुझे लगता है अभी करीब 3-4 साल से फिर दोबारा शुरू किया। अभी हम लोग इनका पीयूष भाई का, पीयूष मिश्रा जी का एक प्ले है,
वो है गगन दमामा बाजू। वो एक प्ले मैं अभी करता हूँ, और एक अभी और हम लोग नया प्ले शुरू कर रहे हैं। लेकिन शुरुआत के 7-8 साल मैंने सिर्फ और सिर्फ यहाँ के एक्टिंग और उसके साथ साथ अपना प्रोडक्शन हाउस, क्योंकि फिर यहाँ आ गया तो वहाँ जब दिल्ली में था तो मैं दूरदर्शन के लिए फिल्में और धारावाहिक बनाने शुरू किए थे, मिनिस्ट्रीज की बहुत फिल्में बनाई मैंने। लेकिन यहाँ आने के बाद क्योंकि मैं दिल्ली से दूर हो गया था और ये पूरा जो तंत्र है वो दिल्ली में ही था, तो यहाँ के फिर हम लोगों ने नया ट्रैक ओपन किया कि हम लोग एड बनाने लगे, कॉर्पोरेट फिल्म बनाने लगे, फिर लगा कि उसको इंटरनेशनल लेवल पे लेके जाते हैं, तो आउट ऑफ इंडिया जाके हम लोगों ने बहुत सारी कॉर्पोरेट और एड फिल्में शूट की। आपके आशीर्वाद से मेरी बनाई बहुत सारी एड्स हैं जो टेलीविजन पे आती हैं, बनाई हुई एज ए प्रोड्यूसर। लेकिन उसमें क्योंकि आप चेहरे से नहीं होते तो लोगों को, मेकर का यकीनन उनको नाम नहीं मालूम होता है, एड में तो बिल्कुल भी नहीं होता है। तो फिर उस सिलसिले में एज एन एक्टर और एज ए प्रोड्यूसर दोनों रूप में साथ साथ मैं चलने लगा। और जो ये साहित्य वाला जो मेरा परिवार है वो आप कह सकते हैं कि मेरे लिए सुकून का जरिया है, क्योंकि मैं और बहुत सारी चीजें मेरे पास ऐसी कुछ है नहीं। देखिए मैं ड्रिंक भी नहीं करता हूँ, मैं ये नहीं कर रहा हूँ जो लोग ड्रिंक करते हैं वो गलत होते हैं, मैं ये नहीं कर रहा हूँ, मैं नहीं करता। लेकिन आप नहीं करते? जी जी जी। मैं नहीं करता हूँ, मैं बीड़ी सिगरेट नहीं पीता, मैं पार्टीज में जनरली नहीं जाता, मतलब नहीं जाता हूँ। मुझे वैसे बैठकियां बहुत पसंद है, महफिलें बहुत सजाता हूँ। तो फिर मेरे पास जरिया बस, हर आदमी अपने हिसाब से अपना सुकून ढूंढता है। दरअसल सुकून की कोई एक परिभाषा है ही नहीं। इस समय हमारा बैठ के बात कर रहे हैं, कुछ लोग घूमने गए होंगे, कुछ लोग अपनी डांस फ्लोर पे गए, वो सबके अपने अपने सुकून के जरिए हैं। मुझे इधर ज्यादा सुकून दिखा साहित्य की तरफ, तो मैं इस रास्ते पे चलता हूँ। थोड़ा बहुत पढ़ लेता हूँ और फिर थोड़ा बहुत लिख लेता हूँ। तो कुछ फिल्मों के लिए स्क्रिप्ट भी आपने लिखे होंगे? मैंने फिल्मों के लिए राइटिंग नहीं की। उसका जी कारण जी। ये था, उसका कारण जैसे अभी भी मैं एक फिल्म इसी महीने हम लोग शूट करने वाले हैं, बहुत अच्छे स्तर पे मैं उसको शूट करूंगा एज ए प्रोड्यूसर। स्टोरी मैंने उसकी लिखी है, बट क्या स्क्रिप्टिंग मैंने क्या किसी और, क्या फीचर फीचर फिल्म है या कोई शॉर्ट नहीं, फिल्म शॉर्ट वगैरह? फिल्म कर रहा हूँ, शॉर्ट फिल्म कर रहा हूँ अच्छा सर। अच्छा अच्छा शॉर्ट अच्छा। फिल्म कर रहा हूँ मैं, और अभी ये कोरोना की वजह से सिर्फ डेट फाइनल नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि पता चला अभी शूटिंग वूटिंग थोड़ी आगे पीछे होने लगी है हम लोगों की। तो मैंने वो इसलिए नहीं किया कि मुझे एक बात बहुत पहले समझ में आ गई, शायद वही जो कहते हैं ऑर्गेनाइज्ड होने वाली जो बात थी। मैं एक फिल्म बना रहा था दिल्ली में, और मुझे ये जुनून ऐसा, मैं उसके गाने मैंने अपने ज्यादातर प्रोजेक्ट्स के लिए मैंने लिखे। तो मुझे उस समय ये गलतफहमी हो गई कि इसका गाना मुझको गाना चाहिए। तो अच्छा। मैं, हाँ, और मैंने कोशिश की कि मैं इस बात को अपने प्रेशर में ले आऊं, मतलब क्योंकि मैं प्रोड्यूसर हूं तो मुझे मेरी बात तो माननी ही चाहिए ना उनको। तो हम्म। मेरे दोस्त उसको डायरेक्ट कर रहे थे, तो उन्होंने मुझे, बड़े थे मुझसे उम्र में वो, तो उन्होंने मुझे एक दिन मंडी हाउस में बैठ के कहा कि देखो रवि, ऐसा है तुम बहुत अच्छा गा लेते हो, लेकिन जब तुम स्टूडियो में जाके एक बार गाओगे ना तो तुम्हें अपनी 50 कमियां दिखाई देंगी, क्योंकि तुमने सीखा नहीं है। मैंने म्यूजिक कभी सीखा नहीं है। तो मुझे लगा अच्छा ऐसा भी हो सकता है। फिर उन्होंने एक बड़ी प्यारी बात कही, उन्होंने कहा कि देखो एज ए प्रोड्यूसर ये प्रोजेक्ट आपका है, रवि यादव अगर 19 गायक है तो इसमें 23 गायक होगा तो भी तुम्हारा लेवल बढ़ने वाला है, तो तुम इसमें छोटे लेवल का सिंगर क्यों लेके आते हो, बड़े का लेकर आओ। तो ये बात मुझे तब से ऐसी मन में बैठ गई कि जो काम मुझको पूरी तरह आता होगा मैं वही करूंगा, क्योंकि प्रोडक्शन हाउस तो अपना है ना। जी तो जी जी। मैं गाना गाऊं उससे बेहतर है आदमी कुमार सानू साहब गाना गाएं या शान भाई गाना गाएं, तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि वो 50 पे खड़े हैं और मैं 15 पे खड़ा हूं। तो उसलिए राइटिंग का भी मुझे लगा कि कविताएं लिख लेना और फुल टाइम स्क्रिप्ट लिखना टाइम टेकिंग काम है। राइटिंग जो है, स्क्रिप्टिंग पे काम करना, ऐसा नहीं कि मैं वो कर नहीं सकता हूँ, शायद मैं कर सकूंगा, लेकिन फिर जो काम मैं कर रहा हूँ प्रोडक्शन वाला, फिर उसको कौन करेगा। सही बात है, बिल्कुल। तो जी। मेरा सपना कभी भी स्क्रिप्ट राइटर बनना नहीं था, तो मैं उस तरफ नहीं गया। मैं अपना पूरा टाइम प्रोडक्शन को देता हूँ, और जो राइटिंग में, हाँ, अगर मुझे अपनी कुछ कहानियों पे काम करना है तो फिर मैं उसके लिए देखता हूँ कि इसको कौन मतलब लिख सकते हैं, या मैं उसमें जो मेरा इनपुट होता है वो मैं जरूर रखता हूँ। लेकिन मैंने स्क्रिप्ट राइटिंग कभी, गाने लिखे मैंने, कई प्रोग्राम्स के लिए गाने लिखे, और अभी कुछ फिल्मों के लिए गाने लिख रहा हूँ, और अपने अपने प्रोडक्शन में मतलब मैंने करीब 70-80 गाने लिखे, और खुशकिस्मती से मेरे जो गाने हैं उनको बड़े सिंगर्स के साथ जो है रिकॉर्ड करने का मौका मिला मुझे। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बातें कह रहे हैं आप। मेरा अब एक सवाल है, आप क्योंकि अब आप इतने सक्रिय हैं सिनेमा के साथ, थिएटर के साथ रहे हैं, है भी अभी भी, लेखन के साथ भी कभी भी हैं, बहुत अच्छा गाते भी हैं, अभी आपसे ये गीत भी सुनना है हमें। तो सर कभी भी। अच्छा, ये बताइए 1970 के बाद जो हम्म, हिंदी सिनेमा में
एक परिवर्तन आ गया, एक नया दौर आ गया था। समानांतर फ़िल्में बनने लगी और जिसको कहते थे कि जो नए नए थॉट और थीम की फ़िल्में आ रही हैं, बहुत सारे आ गई थी ऐसे। और पैरेलल सिनेमा जिसको कहा जाता था, ये कुछ सालों बिल्कुल बहुत ज़बरदस्त चलता रहा और आपने देखा होगा कि लोग जाते थे, देखते थे वो। जिस तरह से जो कमर्शियल फ़िल्में होती थी, दूसरे हाँ टाइप जी की, वो ये फ़िल्में भी देखते थे और पसंद करते थे। माँगते थे, माँग होती थी उनकी कि ऐसी फ़िल्में बननी चाहिए। बाद में अचानक ये आहिस्ता-आहिस्ता दौर खत्म होता गया और वर्तमान में जो सिनेमा का जो आपको लग नहीं रहा कि कहानी का अभाव हो रहा है, कुछ चीज़ें रिपीट करके वही आ रही हैं चाहे एक कैरेक्टर के माध्यम से या एक तरीके से, दूसरे तरीके से। क्या विचार है आपका? क्या इस पर आपका टेक है? मैं अपने इसमें थोड़ा सा आपसे सहमत भी हूँ और थोड़ा सा मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि कोई भी दौर रहा हो, 15 एक साल का एरा होता है, 15 से 20 साल का एरा होता है, चाहे वो संगीत का हो, चाहे वो फिल्मों के कॉन्सेप्ट का हो, टेकिंग का हो। जैसे आप देखिए पिछले 5-7 साल में पूरी टेकिंग का पैटर्न बदल गया पूरा एकदम। तो वो बदलता है, कारण ये है कि ये इंसानी प्रवृत्ति है, हम सब कुछ ना कुछ नया ढूंढते रहते हैं, पुराने से हम बोर होते रहते हैं। अब उसमें जब कोई एक मेकर आता है, वो हिम्मत करता है, कई बार वो समय से पहले हिम्मत कर जाता है तो धराशायी हो जाता है। और सही समय पर जब कोई एक मेकर, जैसे जिस दौर की आपने बात की, जो वो खून खराबे वाला जो दौर रहा, पूरा फिल्में होती थी और ये होता था कि भाई 80 के दशक की अगर आप बात करें कि वो फिल्में जिसमें कितना ज्यादा विलन को, कैसे आप विलन ज्यादा क्रूर हो सकता है, फिर बाद में विलन को मारने के तरीके कितने क्रूर हो सकते हैं, वो 10-15 साल का दौर, 20 साल का हमारे सिनेमा ने जिया। फिर अचानक से महेश भट्ट साहब ने एक कोशिश की कि आशिकी बना दी उन्होंने और चल निकली वो। तो उन्होंने उस समय पर देखा जाए तो ये रिस्क लिया था, रिस्क लिया, लेकिन वो चल गया तो फिर लोगों को लगा अच्छा हो सकता है जो लोग उस समय वो सिनेमा बना रहे थे, उस समय पर वो चाहते हो ये रिस्क लेना, लेकिन ले ना पाए। जब किसी एक ने लिया और वो कामयाब हो गया तो फिर वो चल हुँ, निकला। हुँ, जैसे आपको याद होगा, एक बार यश चोपड़ा साहब ने अपने इंटरव्यू में कहा था कि मेरी फिल्में धड़ाधड़ लगातार फिल्में फ्लॉप हो रही थी और मैं ये सोच रहा था कि मेरी फिल्में 80 के दशक के आसपास के लिए, उन्होंने कहा था। तो उन्होंने कहा कि मैं रॉ में बहने लगा था, मेरी पहचान थी रिश्ते, प्रेम, संबंधों पर फिल्में बनाते थे यश चोपड़ा जी और प्यारा सा म्यूजिक होता था उनका। तो बोले एक दिन हुँ, मैं वहां से निकला टाउन से और उनका यहाँ जो अंधेरी में जो उनका ऑफिस है, कि मैं वहां के लिए निकला और मैंने रास्ते में जितने पोस्टर्स देखे, ये यश चोपड़ा साहब का बयान मैं आपको बता रहा हूँ, तो मैंने देखा हुँ, किसी में हीरो के हाथ में तलवार है, किसी के में खंजर है, किसी में बंदूक है, किसी में स्टैन गन है। तो मैं ये रास्ते भर सोचता रहा कि ये तो मेरा काम नहीं था, ये तो मुझे करना ही नहीं था, ये मैं क्या कर रहा हूँ, इसलिए मैं कामयाब नहीं हो रहा क्योंकि मैं वो काम कर रहा हूँ जिसपे मेरी मास्टरी नहीं है, और जिसपे मेरी मास्टरी है मैं उसको करने से डर रहा हूँ। सही तो बात बोले है। मैंने आते ही कहा, तब उनकी विजय फिल्म चली थी, बोले कि इसकी नेक्स्ट फिल्म जो मैं करूंगा वो चांदनी हो, और वो चल गई। तो वो जो दौर है सर, चाहे स्क्रिप्ट की आप बात करें, चाहे आप टेक्निकल उसकी बात करें, सब्जेक्ट की बात करें, एक्टर्स की बात करें, वो 15-20 साल का एक एरा होता है। जैसे इस समय जो एरा चल रहा है वो बिल्कुल हम विश्व सिनेमा के हिसाब से, क्योंकि अब वो देखना भी आसान हो गया है सबके लिए, हम उस दौड़ में हैं इस समय। मैं थोड़ा सा यहाँ बहुत माफी के साथ ये भी आपसे कहना चाहता हूँ कि कहानियां जो हैं वो अभी भी फिल्मों में बहुत अच्छी अच्छी आ रही है। संख्या कितनी है वो अलग बात है, लेकिन अगर आप देखें तो इस समय सिनेमा अपने जो कह लीजिए एक नए प्रयोग करने का जो दौर है उसमें गोल्डन पीरियड में है। हमारे यहाँ कभी हुआ ही नहीं कि 75 साल का आदमी भी फिल्म के लीड में हो। हॉलीवुड में बहुत पहले से होता रहा। हमारे यहाँ का हीरो का मतलब ही था कि वो एकदम खूबसूरत होगा, हैंडसम होगा, डांस भी हुँ, करता होगा, सब कुछ उसमें होगा। अभी वो पूरा दौर बदल गया। तो बदल गया। कहानियां अच्छी अच्छी बुनी जा रही हैं, बहुत प्यारी। आप इस समय किसी भी कहानी को सोच सकते हैं और ये सोच सकते हैं कि वो बेची जा सकती है बनाने के बाद फिल्म जो है। जैसे आप देखें, जब पैरेलल सिनेमा की बात कर रहे थे, उस समय उसको अलग नाम देना पड़ा पैरेलल सिनेमा, और उस पर कभी भी आम आदमी देखने नहीं गया उसको। तो वो बेचारे, वो जो मेकर थे, वो भले उनको सम्मान जितना मिला हो, अवार्ड जितने भी मिले हों, लेकिन वो घर बंगले नहीं बना पाए। लेकिन आज के दौर में आप उसी तरह के सब्जेक्ट पे ये उम्मीद कर सकते हैं कि वो ऑस्कर के लिए चली जाए फिल्म, या वो फिल्म जो है कमर्शियली कामयाब हो जाए। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये एक दौर है जो चल रहा है, और 15 एक साल
और फिर बदल जाएगा। लेकिन बीच बीच में क्यों ये आरोप लगाया जाता है कि देखिए वो फिल्म जो बनी है ये इस जो बाहर वाली फिल्म है इसका नकल किया गया है या उसको उसको हूबहू उतार के ऐसे अपनी हिंदी में बनाया गया है। तो क्या कारण क्या है ये मतलब हमारे देश में इतना बड़ा देश है, इतने बड़े मतलब इंटेलिजेंसिया है और हमारा जो लोग है बुद्धिजीवी है, तो ना विषयों की कमी है, ना लोगों की कमी है, ना डायरेक्टर्स की कमी है, ना लेखकों की कमी है, लेकिन फिर भी कहीं कहीं पर ये आरोप आ जाता था, आरोप लगाया जाता था। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। उसका कारण शायद एक ये भी है कि हम सब में प्रभावित होने का गुण है, इंसान होने की वजह से। मैं बिना नाम लिए एक बात कहना चाहता हूँ कि जिस समय इंटरनेट नहीं था, उस समय पर बहुत सारे जो म्यूजिक डायरेक्टर्स थे, उन्होंने बड़ी प्यारी-प्यारी धुनें बनाई। बहुत चली वो, उनको बहुत सम्मान भी मिला। लेकिन जब इंटरनेट आया और हम पूरी दुनिया से जुड़े, तो पता चला कि ये ऑलरेडी 20 साल पहले या 25 साल पहले किसी देश में ये धुन बन के वायरल हो चुकी थी। नेट पर आप देख सकते हैं जाके, ठीक है? तो उस समय क्योंकि वही बाहर गए, तो वो उन्होंने कुछ दूसरा म्यूजिक सुना, वो वहां से सीडीज लेकर आए और उससे प्रभावित हुए और उसको उन्होंने या तो हूबहू उतार दिया या उसको उससे प्रेरित होकर उसके जैसा बना दिया। तो अभी वो आसान हो गया है पहले से भी। पहले हर आदमी विदेश जो जाएगा वही मान लीजिए सीरीज लेके आएगा, या कोई विदेश में किसी का बैठा होगा तो तब वो सब हॉलीवुड की सीरीज लेके आएगा। लेकिन अब तो अभी आप घर सोशल बैठिए। मीडिया का टाइम है, अब तो सोशल मीडिया अब तो अब बिल्कुल, जी, बिल्कुल, जी, जी। बिल्कुल। तो उसी वजह से क्या है कि उसमें एक परसेंटेज हमेशा ऐसी रही जो कॉपी करने में, चोरी करने में जिनको गुरेज नहीं रहा। वो पहले भी थी, वो आज भी है। उस समय भी ऐसे लोग थे जो अपने हिसाब से अपना सिनेमा बनाते थे, आज भी ऐसे लोग हैं जो अपने हिसाब से अपना सिनेमा बनाते हैं। हाँ, आदान-प्रदान थोड़ा जो है एक-दूसरे के साथ जो है वो ज़्यादा हो गया है और मुझे लगता है वो ठीक भी है। हम उनके जैसे विषयों पे काम करें, वो हमारे जैसे विषयों पे काम अच्छा, अब वर्तमान में जो आपका जो आपने अपना लक्ष्य रखा है, हालाँकि पिछले करें। 1-2 साल से जो ये कोरोना का संकट आ गया है, इसमें बहुत सारी गतिविधियाँ इस तरह के साहित्यिक हो या सिनेमा में हो या रंगमंच में हो, बहुत ही बाधित हुई है। बहुत ही हाँ जी, हाँ जी। परेशानियाँ आ रही हैं। तो आप तो मुंबई में हैं और मुंबई नगरी तो सिनेमा के लिए तो उसका एक वो तो हब है वहाँ पर। तो क्या-क्या बिल्कुल। परेशानियाँ उठानी पड़ी? तो कितना आप काम नहीं कर पाए, जो आपका आपका लक्ष्य था करने का? सर मैं अगर आप देखें तो मैं तो शायद एक ऐसा काम भी कर गया जो मेरे बहुत दिनों से प्लानिंग में था, मैं कर नहीं पा रहा था उसको। और मैंने इस समय को अगर आप व्यक्तिगत तौर पे मैं मेरी बात करूँ तो मैंने इसको अच्छे से गुज़ारा। मैंने इस बीच में बहुत कुछ सीखा क्योंकि बाहर निकलना तो संभव नहीं था। जी, शूटिंग्स जी। वगैरह तो सब मतलब हमारी क्या सभी के काम बंद थे, जितने भी जिस भी डिपार्टमेंट में जो भी हो सब घरों में ही थे। तो बहुत सारे जो हमारे आपके जैसे लोग हैं, मैंने इस बीच में अपना सफरनामा विद रवि यादव शुरू किया, ऑनलाइन पटल अपना शुरू किया और उसमें पहले शुरू में मुझे लगता था मैं मेरी कविताएँ पढ़ूँ, फिर मुझे लगा कि मेरी कविताएँ कौन सुनेगा और कितने दिन सुनेगा? मतलब मैं कोई उतना बड़ा साहित्यकार नहीं हूँ कि मेरी और कब कविताएँ कोई तक रोज़ सुनेगा। सुनाएँगे? कब तक सुनाते और कब रहेंगे? तक सुनाएँगे बिल्कुल। वही तो मुझे मेरा बहुत दिनों से एक मन था कि मैं बाकायदा कैमरा यूनिट ले जाके इंटरव्यूज़ करूँ लोगों के। आप भी जानते हैं कि अगर आप कैमरा लेके किसी के घर जाते हैं यूनिट लेकर और शूट करते हैं, फिर एडिट करते हैं, म्यूजिक वो अपने आप में खर्चीला काम है। जब तक आप नहीं कर सकते उसको, जब तक वो कहीं बिके नहीं प्रोजेक्ट। तो शौक सही के लिए बात आप उसको नहीं कर सकते, जो बहुत महँगा नहीं कर पड़ता है वो। जी, जी, सही बात है। वैसा मैं करना नहीं चाहता था कि होता है कि मोबाइल लेके गए कुछ भी शूट किया। या तो मुझे मेरे लेवल का करना था, मैं फ़िल्म वाला हूँ तो फ़िल्म के हिसाब से करना था या नहीं करना। तो जब ये वाला सिलसिला शुरू हुआ तो मुझे लगा ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है और मैंने करीब मुझे लग रहा है 80-90 से ऊपर ज़्यादा इंटरव्यूज़ किए, बहुत सारे वरिष्ठ साहित्यकारों के, बहुत सारे हमारे वरिष्ठ जो अभिनेता हैं उनके, डायरेक्टर्स के। फिर नया सिलसिला शुरू किया कि जो हमारे वरिष्ठ नहीं रहे, उनके बच्चों के साथ, नौशाद साहब के बेटे जो हैं उनके साथ, रफ़ी साहब के बेटे के साथ, महेंद्र कपूर साहब के, मजरूर साहब, शकील साहब, रज़ा मुराद साहब के साथ उनके फादर पर प्रोग्राम किया, सप्रू साहब मतलब मैंने तो कई मैंने प्रोग्राम उस आपके देख लिए हैं, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे प्रोग्राम रहे आपके, शानदार। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। जी, जी, जी। जी, जी। तो बस सर इस तरह वो सिलसिला रहा और जो इस बीच में क्योंकि कभी भी ऐसा तो पता नहीं था कि 2 साल बैठना है। जब भी हम और आप बैठे तो ये सोच के बैठे कि 2 महीने, बस 15 दिन बाद शायद खुल जाए। तो उस चक्कर में ये रहा कि बहुत सारी फ़िल्में देख डाली, बहुत सारी सीरीज़ देख डाली और कुछ अपने जो आगे आने वाले प्रोजेक्ट्स थे जो अब शुरू हम लोग कर रहे हैं, उनकी प्लानिंग कर ली। जैसे अब स्क्रिप्टिंग कंप्लीट कर लीजिए, गाने लिख लीजिए,
तो इस तरीके से गुजारा सर वो समय। लेकिन क्या करें, अभी तो फिर पता नहीं, कह रहे हैं कि फिर कोई समस्या आ गई है और चारों तरफ फैल रहा है मामला। फिर कह तो रहे गतिविधियां हैं। बहुत कम हो रही हैं और अपने आप को बहुत ही आपको सीमित करना पड़ेगा जब तक कि अब ये 2-3 महीने नहीं निकल पाएंगे जैसे पिछले साल हुआ था। कम से कम मार्च, अप्रैल, मई का महीना बहुत ही भयंकर रहे पिछले साल। ऐसा लगता है। बहुत तो अभी भी थोड़ा-सा है, लेकिन अपने आप को देखिए, जान है तो जहान है, इसमें कोई शक नहीं है। बिल्कुल, आप स्वस्थ रहेंगे तो तभी आगे का कार्य चल पाएगा। बातचीत हम थोड़ी बिल्कुल। और जारी रखेंगे, लेकिन आप, मैंने सुना है कि बहुत अच्छा गाते हैं आप। नहीं, अपना गीत तो सुना है आपने, वो अलग चीज़ है। गाते बहुत अच्छा है आप। तो कुछ सुनाइए अपने मित्रों के लिए, अच्छा लगेगा। कोई कोई मैं गीत-वीत अच्छा सुनाइए। जी, जी, जी। अच्छा तो कहाँ सर, लेकिन हाँ ये है कि बस गुनगुना लेते हैं। तो मैं आप मुझे इजाजत दें तो मैं कुछ दोहे आपको सुना देता हूँ। ना दोहे सुनाइए, लेकिन गाना तो है बस। ही आपको, उसके बगैर मैं आपको अ, मतलब मैं तो पटल बंद नहीं करूँगा तब तक। चलिए, चलिए। सर मैं तो वैसे ए पटल के लिए दुआ करता हूँ सर, ये आपका हमेशा, क्योंकि मैंने आपके बहुत सारे प्रोग्राम्स देखे हैं, मुझे बहुत बार मौका मिला है। और वाकई मतलब ये बात कहने के लिए नहीं है सिर्फ, आपसे संचालन तो सीखने की बात है सर। मतलब आपसे क्या सीखा बात जाना है! चाहिए कि आप कितने सहज और कितने सरल भाव से ना, पता नहीं चलता आपके साथ समय कब निकल जाता है। चलिए, चलिए, आप मित्रों का ही हाँ। सहयोग मिलता है, बहुत अच्छा। तो अब आप दोहे सुनाइए ना, दोहे, आपका स्वागत दो है। तीन तीन चार दोहे जी, जी। सुनाता हूँ सर आपको कि जी, जी। जी, जी। सदियों से अन्याय ये हुआ न्याय के साथ, सदियों से अन्याय ये हुआ न्याय के साथ, पत्थर सूली पर चढ़े बरी रहे सब हाथ, क्या बात है! पत्थर सूली पर चढ़े बरी रहे सब हाथ, शोर शराबे चीखते लज्जित बैठा मौन, शोर शराबे चीखते लज्जित बैठा मौन, शब्द तंत्र के राज में कौन सुनेगा अरे मौन, वाह! क्या बात है, क्या बात है, शब्द बहुत खूब। तंत्र के राज में कौन सुनेगा मौन, सांझ मुंडेरो आ चढ़ी ढला दिवस का रूप, ये इंसानी वाह! प्रवृत्ति है हमारी कि क्या बात है, क्या बात है! सांझ मुंडेरो आ चढ़ी ढला दिवस का रूप, मन के रोशन दान में अब भी अटकी धूप, अरे वाह, वाह! बहुत अच्छा प्रयोग, मन बहुत के बढ़िया, बहुत बढ़िया। रोशन दान में वाह, वाह! अब भी अटकी धूप। दो दोहे महिला मन पे सुनाता हूँ सर आपको क्या कि बात है! बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। स्वागत है आपका। अब, शुक्रिया सर, जी, जी। अपनों गैरों में रहे, अपनों गैरों में रहे चौकन्नी भय खाए, अपनों गैरों में रहे चौकन्नी भय खाए, बस्ती में जंगल जिए नारी जीवन हाय, वाह! बस्ती में जंगल जिए नारी जीवन हाय, वाह, वाह! पिता पिया संतान के रही हाथ में डोर, पिया पिता संतान के रही हाथ में डोर, नारी जीवन का रहा शासित हर एक छोर, अरे वाह! क्या बात है! नारी जीवन का रहा शासित हर एक छोर। और वाह, अंत में वाह! दो दोहे प्रेम के सुनाता हूँ सर ज़रूर, आपको ज़रूर कि सुनाइए, बहुत आनंद आ रहा है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। कि मिलकर जुड़कर टूट कर देखा कितनी बार, मिलकर
जुड़कर जिक्र टूट कर देखा कितनी बार, लेकिन तेरे बाद फिर जमा नहीं संसार, अरे क्या बात है, वाह वाह वाह। लेकिन तेरे बाद फिर जमा नहीं संसार। उसने बोला अलविदा, मैं बोला स्वीकार। वाह वाह वाह। उसने बोला अलविदा, मैं बोला स्वीकार। खामोशी से ढह गया बातूनी सा प्यार, वाह वाह वाह। खामोशी से ढह गया बातूनी सा प्यार। धन्यवाद। क्या बात है, क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो आपकी पुस्तक कितने कितने आपके प्रकाशन है? सर मेरी जो संयुक्त प्रकाशन तो मेरे करीब 5-6 हैं, जिसमें काफी अलग अलग साहित्यकारों के साथ छपने का मौका मिला, नहीं, लेकिन मेरा व्यक्तिगत जो जो आपका अपना पर्सनल जो आपका जो अपना है। हाँ, जो मेरा व्यक्तिगत है वो एक ही है, बूढ़ी धूप। जी जी, दिखाइए बूढ़ी जरा, धूप वो एक पुस्तक पुस्तक कविता सामने संकलन। होगी, उसका दर्शन कराइए, बहुत अच्छा। अरे वाह, क्या बात है। ये ये 2012 बूढ़ी में धूप छपा है, प्रकाशित हुआ आपका? 14 14 14 में? 2014 का है। तो हाँ, अरे वाह, 2014 क्या, का। बहुत बढ़िया, और बहुत अच्छा। ये किताब जी घर से जी। आया था सर, तो बस एक ये हो गया था। अब कुछ चीजें और हैं पाइपलाइन में, तो वो मुझे लगता है अगर आपका आशीर्वाद रहा तो इस साल एक किताब और आएगी। मैं सर, दोनों कोशिश कर रहा हूँ सर, गजलों पे काम करूँ। नाटक लिखने का कभी कुछ मन बना कि नाटक भी लिखना चाहिए, चाहे रेडियो मन के लिए बनाकर या मंच के लिए, या ऐसा प्रयास नहीं किया आपने? नहीं, प्रयास नहीं किया सर। उसका जी कारण जी। सिर्फ एक ही था, कारण सिर्फ हम्म, एक ही था कि हर चीज अपने लिए समय मांगती। सही बात है, मैं बिल्कुल। मतलब मैं किसी के लिए कुछ वैसा नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मुझे एक चीज का बहुत डर रहता है कि मैं जो भी करूँ स्तरीय हो, उच्च स्तरीय हो या ना हो। और मैं ये जानता हूँ कि अगर मैं किसी चीज को थोड़ा थोड़ा समय दूंगा तो वो भी मुझको थोड़ा थोड़ा ही समय देगा। जैसे मैं अभी करीब पिछले 1 महीने से अपना शो नहीं कर रहा हूँ। ये तो बहुत अच्छी कारण बात ये कही आपने, बहुत अच्छी बात कही कि थोड़ा थोड़ा कारण समय ये आप है देंगे कि तो वो भी थोड़ा समय देगा आपको। सही बात है, हाँ, क्या जितना बात है। मैं उसको चाहूंगा उतना ही वो मुझे चाहेगा। मैं एक अरे डेढ़ वाह, महीने से क्या इसलिए शो बात नहीं है, कर क्या रहा हूँ। बात है। जैसे मैंने ये आपका तो देखा, आप 1 हफ्ते 1.5 हफ्ते पहले आप समय तय करते हैं, फिर उस बंदे के बारे में जानते हैं, फिर आप करते हैं, तो आपका शो हमेशा उच्च स्तरीय होता है। मैं 1-1.5 महीने से सिर्फ इसलिए नहीं कर रहा हूँ, मुझे समय नहीं मिल रहा है और मैं अचानक से कोई शो नहीं करना चाहता। तो हम्म। लिखना जो है वो अपने आप में, मुझे ऐसा लगता है कि जब तक उसमें डूबा ना जाए तब क्या तक वो बात है। कुछ अलग नहीं होता। फिर हम वही कर रहे होते हैं जो आपने लिखा है, जो रैना साहब ने लिखा, मैंने उसको थोड़ा बहुत इधर उधर करके 2-4 लाइनें मैंने उसी थॉट को लिख दिया, या वो नहीं करना चाहता। वही वाली बात है सर, एग्रीमेंट थोड़ा किसी से ज्यादा लिखना है, नहीं लिखेंगे सर, कौन सी बात, या कुछ अच्छा आएगा तो लिखेंगे, नहीं तो नहीं लिखेंगे। तो वर्तमान में क्या क्या, जो आपका अपना प्रोडक्शन हाउस है, जो आपका अपना काम चल रहा है, तो क्या क्या प्रोजेक्ट्स आपने लिए हैं? वर्तमान में सर अभी इस महीने हम 3 प्रोजेक्ट कर रहे हैं। एक तो मैंने कहा शॉर्ट फिल्म कर रहा हूँ, बहुत प्यारा सब्जेक्ट है, बहुत मेरे दिल के करीब है। मेरा एक गीत है, उस गीत से वो फिल्म निकली है, बुजुर्गों की समस्याओं पर एक फिल्म कर रहा हूँ मैं। क्या वो बात है, मेरे क्या मन बात के बहुत करीब है, और वो किसी बिजनेस के लिए नहीं कर रहा हूँ, और किसी से पैसा लेके नहीं कर रहा हूँ, अपने पास से कर रहा हूँ। उसके अलावा मैं जो मेरा कमर्शियल काम है, एक बहुत बड़ी कंपनी है, नाम लूंगा तो उसका प्रमोशन हो जाएगा यहाँ है। नहीं, पे, ठीक कि उनका, हाँ उनका, अच्छा। उनकी 5 ऐड हैं, वीडियो ऐड, जो हम लोग शूट करेंगे 20 के बाद। तो जी ये जी हम लोगों का चल रहा है। और एक बहुत बड़े फ्रीडम फाइटर हैं सर, जी जी हरियाणा के, राव तुलाराम, बहुत बड़ा जी जी नाम है जी, उनका, और बहुत अठारह बड़ा सौ नाम है। सत्तावन की क्रांति में बड़ा योगदान है उनका। तो मैंने जी एक जी, बीच में उन बहुत पर एक बड़ा सॉन्ग योगदान था सॉन्ग उनका, भी सही किया था। बात है। जी जी हाँ जी जी, तो एक सॉन्ग भी मैंने उन पर किया था। तो अभी उन पर एक डॉक्यूमेंट्री कर रहा हूँ सर, वो एक जी बड़ी जी। डॉक्यूमेंट्री है अपने आप में। तो ये और 3-4 प्रोजेक्ट कर रहा हूँ सर। जो आपने वो गीत का जिक्र किया अभी, जिस पर आप वो कह रहे हैं बना रहे हैं, तो वो गीत आपने लिखा है, और गीत उसमें मेरा क्या लिखा हुआ है। बुजुर्गों का की समस्या पर है, या क्या है वो, मतलब मूल भाव क्या है उसका? आपको आपको गीत का मुखड़ा सुना दूं, आप इजाजत दें वही तो? मुखड़ा नहीं, गीत सुनाइए आप, वो गीत मुझे जी। मतलब सुनना चाह रहा। हमारे मित्र भी यहाँ पटल लगातार जुड़े हैं। जी जी। पटल से जुड़े काफी लोग उसको सुन भी चुके हैं, क्योंकि वो मेरा मिशन जैसा है। मुझे लगता है कि उसमें मैं जहां भी जाऊं वो गीत जरूर सुनाऊं, क्योंकि वैसा नहीं, वो होना सुन चाहिए। चुके हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि वो उन्होंने सुना नहीं, वो अभी पहली बार वो सुन रहे हैं, इस तरह से आप बिल्कुल बिल्कुल। प्रस्तुत कर। जी जी जी।
खेल कर किरदार अपना वो किनारे हो गए, उम्र भर देकर सहारे बेसहारे हो गए। क्या बात है। वो परिंदे जिनके पंखों को दुआ दिन रात दी, वो परिंदे जिनके पंखों को दुआ दिन रात दी, छोड़कर बूढ़े दरख्तों को किनारे हो गए। अरे कुछ वाह, क्या बात है। गीली धुंधली आंखें बच्चों का रास्ता ताके, कुछ गीली धुंधली आंखें बच्चों का रास्ता ताके। इसका एक अंतरा भी रख देता हूँ अगर आप इजाजत दें तो, वाह कि वाह, क्या बात है, जरूर स्वागत है। खाली खाली सूना सूना इनका क्यों संसार है, वाह खाली खाली सूना सूना इनका क्यों संसार है, क्यों सजा ये दी गई है, इनका क्या अपराध है। कुछ उनींदी लोरियां और चांद एक जागा हुआ, अरे वाह, क्या कुछ बात उनींदी लोरियां और चांद एक जागा हुआ, पूछते उन रत जगों का क्या यही उपहार है। है, अरे वाह वाह। पूछते हैं रत जगों का क्या यही उपहार है। जिंदगी के गुरु सिखाकर पर्वतों का हौसला, अरे वाह, जिंदगी के गुरु सिखाकर पर्वतों का हौसला, मौत के क्यों मुंतजिर ये और बेचारे हो गए, मौत के क्यों मुंतजिर ये और बेचारे हो गए। वो परिंदे जिनके पंखों को दुआ दिन रात दी, छोड़कर बूढ़े दरख्तों को किनारे हो गए, कुछ गीली धुंधली आंखें बच्चों का रास्ता ताके। तो ये मेरा वाह वाह विषय है वाह, उस फिल्म का। बहुत बढ़िया। तो इसका जो स्क्रीन प्ले वगैरह आपने ही लिखा है, सब कुछ काम आपने ही किया है? नहीं, मैंने स्क्रिप्टिंग कराई है साथ अच्छा। मिलके किसी के, और स्टोरी मैंने लिखी है, स्टोरी मैंने जी लिखी जी है। जी। और जी जी। स्क्रिप्टिंग के लिए हमारे एक मित्र हैं, बहुत उन्होंने बहुत सारी फिल्में और काफी चीजें लिखी हैं, तो उनके साथ क्या होता तो है, ये एक से ज्यादा एक लोग जुड़ते हैं तो अलग फ्रेशनेस मतलब आ जाती है। सही बात है। तो ये शॉर्ट फिल्म के रूप में आप इसको बना रहे हैं? शॉर्ट फिल्म पे बिल्कुल बिल्कुल। जी मुझे जी, सर एक ऐसा डेढ़। लगता है, ये बात मैं आपके पटल से कहना चाहता हूँ कि जो हमारे जी बड़े होते हैं, जो हमारे लिए जी सब जी। कुछ करते हैं, हमारे माता पिता जो भी बुजुर्ग हैं, कई बार हमें गलती ये करते हैं कि हम अपने अहम में, हमको लगता है सब कुछ दे रखा है मैंने मेरे माता पिता को। देखिए, मैं उनका बड़ा ध्यान रखता हूँ, मैं उनका हम्म घर गाड़ी सब तो दे रखा है मैंने। हम्म उनकी जरूरत, किसी भी व्यक्ति की जो जरूरत है वो सिर्फ घर गाड़ी से पूरी नहीं होती, सुविधाएं जो है वो जिंदगी नहीं होती, जिंदगी कुछ और होता है। हम्म हम्म तो क्या उनको हमारे समय की जरूरत? आज मैं बेइंतहा व्यस्त हूँ सर, मेरे पास बहुत सारे काम है। एक दौर ऐसा भी आएगा जब मुझे कोई शायद ना पूछे, मैं किसी की जरूरत ना हो, लेकिन मेरे अंदर बहुत कुछ होगा बताने के लिए, बात करने के लिए। तो जो ये बाहर की दुनिया है, उस समय ये मुझको ना पूछे, कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, वो सही पूछे बात। ना पूछे। लेकिन जो जिनके लिए मैं समय दे रहा हूँ, जो मेरी अपनी औलाद है या जिनकी हम औलाद है, उनको हम समय तो दें। ये बहुत मुझे लगता है कि हमें ध्यान रखना चाहिए अपने बहुत बड़ों का। मार्मिक विषय पर आपने बात छेड़ी है, तो मन करता है इस विषय पर आगे चलें। देखिए ना, चाहे थिएटर हो, चाहे जी। कविताएं हो, चाहे साहित्य हो, या चाहे सिनेमा हो, हम्म, यही एक सशक्त माध्यम है। इन बातों को, इन जो ये बातें हैं और ये जो विषय हैं, इनको उठाने के लिए। और तभी ये प्रभावशाली बनती है जब इनके माध्यम से इसको आगे बढ़ाया जाता है। तो क्या कारण है कि आप एक साहित्यकार हैं, गीतकार भी हैं, आप बहुत अच्छा लिखते हैं। आप हम्म, सिनेमा और थिएटर के भी बहुत ही, मैं कहूँगा, एक शब्द यूज़ करूँगा, संवेदनशील आप अभिनेता हैं, कलाकार हैं, लेखक हैं। तो ये
एक कहा जाता है ना कि संबंधों की मृत्यु हो रही है, संवेदनहीनता आ रही है संबंधों में, और जो आपने भी बात छेड़ी है अपने माँ-बाप के प्रति वगैरह जो बर्ताव हो रहा है अपने 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 बुजुर्गों के प्रति, क्या कारण है इसका रवि जी? क्या समय नहीं है या व्यक्ति का स्वभाव बदल गया है? इतना बड़ा विषय है कि मुझे लगता है कि इसका एक कोई छोटा सा कारण तो नहीं हो सकता, और खासतौर से मेरे जैसे व्यक्ति के पास इसका पूरा हो, लेकिन जो मुझको लगता है, मुझे लगता है कि समय बहुत है सर। समय जितना पहले भी जो लोग हमसे पहले कर गए हैं कुछ, वो भी 24 घंटे का ही समय था उस समय। 1 मिनट का भी फर्क जो है आदि काल से लेकर अब तक नहीं आया है, लेकिन हमारी प्राथमिकताएं हमने बदल ली। मुझे बीच में एक दिन आशुतोष भाई बोल रहे थे, आशुतोष राणा जी, हम लोग बैठे हुए थे और बहुत अच्छी बहुत बात अच्छा उन्होंने बोलते बोली। हैं वो, बहुत अच्छा और बोलते हैं। कमाल कमाल बोलते हैं। तो उनके कमाल घर बैठा था मैंने मैं, उनको सुना उन्होंने है। एक बात बड़ी प्यारी बोली। जी उन्होंने जी कहा जी। कि रवि, हमने ये बता दिया है कि कामयाबी का मतलब पैसा है, हमारा जो आर्थिक जो स्तर है वो है, क्योंकि हम जब छापते हैं कि दुनिया के 10 सबसे कामयाब लोग, तो हम उनको छापते हैं जो पैसे में कामयाब हैं। तो हम दूसरों को बोलते हैं कि तुम 10 कामयाब लोगों में लिस्ट फहरिस्त में तुम तभी आओगे जब तुम पैसे में कामयाब हो। हाँ, तो इतना मुझे लगता इतना है कि हमारी, रिटर्न है आपका, उतना है उतना है, तो हाँ उस हिसाब हाँ, से रेटिंग की जाती है। रेटिंग की जाती है। तो मुझे जी उनकी ये बात उसमें बड़ी कमाल लगी, और जो आपने कहा, मुझे ऐसा लगता है हमारी प्राथमिकताएं बदल गई। अगर मैं ये चाहता हूं कि मैं आपसे मिलूं, तो मैं दुनिया के किसी भी कोने में रह के आपसे मिल सकता हूं। नहीं तो मेरे पड़ोसी के लिए भी होता है, अरे किसी दिन बैठते हैं भाई साहब, क्योंकि मैं मुंबई में, नहीं एक दिन मिलते हैं भाई साहब, बहुत दिन हो गए, बैठते हैं है ना, शाम की चाय पीते हैं साथ। वो दिन कभी नहीं आता, क्योंकि हम चाहते नहीं, हमारी प्राथमिकता में नहीं है वो आदमी, या उसकी प्राथमिकता में हम नहीं है। अगर हम ये चाहते हैं, जिस विषय पे हम बात कर रहे थे, माँ बाप ये कभी नहीं चाहते कि हम उनके पास 24 घंटे बैठे रहें। वो तो ये वो भी जानते हैं ना कि बच्चे हैं, इस उम्र में है तो काम करेंगे, लेकिन क्या वो हमारी प्राथमिकताओं में हैं? क्या हम उन्हें ये एहसास कराते हैं कि आप मुझे याद हैं? क्या पूरे दिन में व्यस्त अपने पूरे शेड्यूल में से क्या हम दिन में 2 बार में सिर्फ फोन करके पूछ लेते हैं? उनके विषय हमको बेकार लग सकते हैं। ये एक बहुत, मतलब ये मेरा अपना आकलन है। मेरे विषय उस समय मेरे पिताजी को यूजलेस लगते होंगे जब मैं छोटा था और वो बड़े थे। उन्हें इस बात से क्या मतलब कि ये जो मेरा कंचा है यहाँ से थोड़ा टूट गया, इसके टूटने से मेरी बेइज्जती हो रही है, या आज फला चाचा जी के लड़के का जो वो था, वो मतलब जो हमारे विषय थे वो उस समय शायद पिताजी के लिए यूजलेस रहे होंगे, लेकिन वो बड़े ध्यान से सुनते थे। तो जब हमारे जो बुजुर्ग हैं उनके विषय हो सकता है इस समय मेरे लिए बहुत काम के ना हो, या मेरी जिंदगी में बहुत मायने ना रखें, तो क्या हम नहीं सुन सकते? हम अपने विषय ही उनको क्यों सुनाना चाहते हैं? वो अपने विषय में, जैसा हमने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि सुकून के पैमाने अलग अलग हैं, सुकून के जरिए हम सबके अलग अलग, तो हम उनको अपने अनुसार चलाना चाहते हैं, और हर व्यक्ति का सबसे बड़ा सुकून होता है खुद के अनुसार चलना। यहाँ हम शायद गड़बड़ करते हैं, यहाँ शायद हम गड़बड़ करते हैं, शायद हमारा मकसद भी ना गलत हो, मम्मी पापा को या अपने बड़ों को, लेकिन हम उनको समझने में शायद गलती हमसे होती है कि उनकी जो विषय हैं हम उनको सेकंड पे रखते हैं और अपनों को नंबर 1। बहुत 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 सही बात कही आपने। और एक कारण ये भी हो सकता है जो मोटा मोटी मैं समझता हूँ, पहले देखिए रवि जी, संयुक्त परिवार हुआ करते थे, तो संयुक्त परिवार में आजकल तो 2 जने और 2 जने, या 2 ही जने या 2 जने 2 जने ये होते हैं। 2 और जने, हाँ। तब तो दर्जनों जने होते थे, और बर्तन आपस में जब टकराते थे आवाजें आती थी, अच्छा भी लगता था, उसमें कोई संगीत भी उनमें देखता था, और उसमें एक जीवन का रस कोई पाता था, जीवन की सक्रियता है वो पाता था, उसी उसी में आनंद मिलता था। और ये कम से कम इतना ये भाव रहता था मन में कि मुझे देखने वाला कोई है, मैं सुरक्षित हूँ। अगर मुझे कोई संकट आता है तो ये व्यक्ति यहाँ पर उपस्थित है, मौजूद है, ये मुझे बचाएगा, ये मेरी देखभाल करेगा। लेकिन आजकल ये सबसे बड़ा मुझे लग रहा है भय लगा रहता है व्यक्ति को, कि अगर थोड़ा बहुत भी मैं इधर-उधर हो गया स्वास्थ्य से, कि देखने वाला कोई नहीं है। तो ये सबसे बड़ी भय इसलिए भी है ना सर कि हमने खुद ही तो काटा है सबसे खुद को। मैं एक चीज बीच में बोल देता हूँ कि मुझे आज, क्योंकि नाम नहीं दिख रहे हैं, तो जितने भी वरिष्ठ, क्योंकि आपका पटल है तो यकीनन बहुत अच्छे अच्छे साहित्यकार हमारे वरिष्ठ, सबको मैं हाथ बहुत जोड़ के सारे नमस्ते लोग, करता बाद में आप कमेंट्स देखिए, बहुत आनंद आएगा आपको, हूँ। और मैं ठीक है। आपसे अनुरोध करूंगा
कि आप चाहें तो उनको कमेंट्स का जवाब भी दे दीजिएगा उनको। मैं बिल्कुल थोड़ा सा सर, मेरा जी फर्ज जी बनता है, मेरा फर्ज जी बनता है, जी लेकिन मैं अभी जी सबको एक साथ प्रणाम कर लेता हूँ कि मैं जब शो करता हूँ मैं अक्सर नाम ले लेके वो करता हूँ, तो आज नहीं कर रहा हूँ इसलिए क्योंकि मुझको कमेंट्स नहीं दिखे। नहीं, तो मैं मेरी तरफ इसलिए से सब मैं देखिए आप बहुत धारा प्रवाह बोल रहे हैं, अगर मैं नाम नाम लेने लगूंगा तो एक रिद्म जो बोलने का होता है ना विचारों का, मैं वो सहमत अवरुद्ध हो मैं जाता है। सहमत इसलिए मैं कोशिश मैं करता सहमत हूँ बाद में आप आराम से देखिए, नाम तो बिल्कुल जी सामने मेरे आ रहे हैं, जैसे जी अशोक गुप्ता जी है, सदानंद मिश्र जी है, कमलेश कुमार दीवान जी है, रेणुका किशन जी है, अन्नदा पाटनी जी लगातार जुड़ी हुई है, और आते हैं हमारे। सुलेखा जी हैं, दिनेश यादव जी हैं, बहुत सारे मित्र लगातार कमेंट्स करते रहे, निशा पारिमू वल्ली जी हैं, बहुत सारे मित्र हैं अरे, और बहुत आपने अभी बड़े बड़े। अशोक जी का जिक्र किया। अशोक जी 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 अद्विक प्रकाशन से अभी बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। लोगों को मैं जी जी देखता हूँ जी किताबें जो हैं वो लोगों को, ये भी एक दान है कि किताब में बहुत सारे साहित्यकारों को फ्री ऑफ कॉस्ट वो पोस्ट कराते जी हैं। जी उनका जी एक मुझे बड़ी मतलब अच्छी आदत लगती है उनकी। जी जी। अच्छा, अब रवि जी देखो, बात बात करने में लगभग सवा घंटा निकल गया। मैंने कहा था ना आपको पता भी नहीं चलेगा आपको। अब आपको क्या लग रहा है कि जो अभी अनकहा रह गया, आज तो बता ही दीजिए। सर जब सामने आप हो तो आज वाकई इतनी प्यारी बातचीत आप से हुई है, और क्योंकि कविता पाठ भी बहुत जगह पर होता ही है, गीत भी सुनने सुनाने का दौर होता ही है, लेकिन जो बातचीत का जो एक स्वाद होता है उसके लिए बहुत जरूरी होता है वक्ता के साथ साथ जो उस समय संचालक की कुर्सी पर हैं उनका भी उस स्तर पे होना। तो आज मुझे इसलिए भी बहुत आनंद आ रहा है कि आप, क्योंकि आप रंगमंच, साहित्य, कला, हमारी आकाशवाणी, दूरदर्शन, सबके बारे में आपकी मालूमात जो है वो बहुत अच्छी है। तो मुझे बहुत आनंद आया सर। और कहा तो हमेशा छूट जाना चाहिए सर। मुझे लगता है कि जब भी मिलता हूँ उससे मुसलसल गुफ्तगू होती है, फिर भी रह जाती हैं बातें कई अधूरी सी। खुदा करे कि उम्र भर रहे उससे तिश्नगी मेरे होठों पे। क्या खुदा बात है, करे कि क्या उम्र भर रहे तिश्नगी मेरे होठों पे उससे गुफ्तगू के लिए। तो क्या मैं बात चाहता है, हूँ कि क्या। कुछ कुछ अधूरा सा छूट जाए आज, ताकि अगली बार काम आएगा। अरे क्या बात है, तो मैं चाहता हूं कि बहुत चलिए, इसी इसी नोट पर तो हम बातचीत का यहाँ पर, मैं तो ये नहीं कहूंगा इसको खत्म करेंगे, लेकिन इसको अभी थोड़ा सा विराम देते हैं, आगे फिर विराम मिलेंगे। विराम। लेकिन लेकिन अपने मित्रों से इजाजत लेने से, अनुमति लेने से पहले आप एक छोटा सा गीत सुनाकर हम इस प्रोग्राम को यहाँ संपन्न करेंगे। ठीक है सर, मैं आपका जैसा आदेश, बिल्कुल। एक सिर्फ 4 लाइनें सुनाता हूँ, जी और जी जी। वो अलग मूड का है, जो मूड इस शहर में या दुनिया में जीने के लिए एक कह लीजिए एक श्वास का काम करता है। जब आप टूटने लगते हैं तो आपको सपोर्ट देता है कि आज भले ही खाम खाऊं, कल बहुत जरूरी हो जाऊंगा। अरे वाह। आज भले ही खाम खाऊं, कल बहुत जरूरी हो जाऊंगा। आज बना लो ख्वाहिश वरना कल मजबूरी हो जाऊंगा। आज बना लो ख्वाहिश वरना कल मजबूरी हो जाऊंगा। झुक कर मिलना, छोटा दिखना, मेरे हैं इखलाक मगर। झुक कर मिलना, छोटा दिखना, मेरे हैं इखलाक मगर। तुम जो हुए मगरूर तुम मैं भी, तुम जो हुए मगरूर तुम मैं भी, रंग मगरूरी हो जाऊंगा। अरे वाह, आज क्या बात है। बना लो ख्वाहिश वरना कल मजबूरी हो जाऊंगा। आज बना लो ख्वाहिश वरना कल मजबूरी हो जाऊंगा। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। चलिए, इस वादे के साथ हम आपको जाने की इजाजत देते हैं कि अगली बार फिर आप हमारे साथ जुड़ेंगे, कुछ नई रचनाएं लेकर, कुछ नई बातें लेकर, कुछ नई ख्वाहिशें लेकर, कुछ नए इरादे लेकर, कुछ नई ऐसे जो काम कार्य करेंगे आप, उनके बारे में हम आगे बातचीत करेंगे। बिल्कुल। लेकिन इस पटल के माध्यम से मैं सभी मित्रों से, आपसे भी निवेदन करता हूं कि ये 2-3 महीने
ज़्यादा गंभीर होने जा रहे हैं, जो हम समाचार सुनते रहते हैं, इसको पैनिक न बनाते हुए बस सावधानी बरतनी है और जो इसके लिए प्रोटोकॉल है वो हम मेंटेन करें, अपनी-अपनी जगह सुरक्षित रखें, खुद सुरक्षित रहें और दूसरों को भी सुरक्षित रहने का मौका दें, तभी हम खुश रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, सानंद रहेंगे। ये देखिए, हम भारतीय हैं, हमने बहुत सारे कष्ट झेले हैं, उनको अपने अपने ऊपर लिया है, लेकिन उनसे हमने निजात भी पाया है, उनसे हमने सुरक्षा भी अपने आप की है। हम स्वस्थ रहेंगे, सानंद रहेंगे। और जो मित्र जुड़े हैं रवि जी, उनके बारे में कुछ 2 शब्द आप कहना चाहेंगे? बिल्कुल सर, मैं बिल्कुल वही चाहता हूँ कि बिल्कुल आयोजन के अंतिम पड़ाव पर हम लोग हैं। सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ इस बात के लिए कि आप, भले ही हम इस समय एक फ्रेम में हैं, लेकिन हमारे पद, प्रतिष्ठा और प्रतिभा, सम्मान में बहुत अंतर है। आप मेरे बड़े हैं और मुझे ये मौका आपने दिया कि आपके इतने सम्मानित पटल पे जहाँ बड़े-बड़े लोग आए, वहाँ आपने मुझे भी मौका दिया। तो एक तो उसके लिए आभार करता हूँ सर, मेरे लिए यादगार है कि आपके साथ जो बातचीत हुई, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। और पटल से जितने भी मेरे अपने जुड़े हुए थे, जो भी हमारा ये परिवार है आभासी दुनिया का, हम सब मिलते हैं यहाँ पर, उन सबका बहुत दिल से आभार करता हूँ। पूरे आयोजन के दौरान कोई शब्द गलत बोल दिया गया हो, कुछ ऐसी बात हो गई हो जो किसी को बुरी लगती है, तो उसके लिए भी क्षमा चाहता हूँ। लेकिन हाँ, मुझे बहुत आनंद आया। मेरी तरफ से आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद है। बहुत-बहुत आभार। तो चलिए, बहुत अच्छा आप हमारे साथ आज जुड़े। आप स्वस्थ रहिए, सानंद रहिए अपने परिवार में और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप और तरक्की करते रहें और बढ़िया प्रोग्राम्स बनाएँ, बहुत अच्छी फ़िल्में बनाएँ हमारे लिए और हम उनका आनंद लेते रहेंगे। रवि जी, बहुत-बहुत हृदय से शुक्रिया। आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार। धन्यवाद। नमस्कार। मित्रों, क्या-क्या याद करूँ, इस कार्यक्रम में आज हमारे साथ उपस्थित थे श्री रवि यादव मुंबई से, जो कवि भी हैं, जो आपने सुना है, अभिनेता हैं और फ़िल्म निर्माता भी हैं। उनसे हमने उनके जीवन के बारे में और उनके कार्यों के बारे में खुलकर बातचीत की और मैं अब अपने मित्रों से आज का ये कार्यक्रम यहीं पर संपन्न करने की अनुमति चाहता हूँ। नमस्कार।